आप देख रहे हैं गमन उपन्यास। गाइस, हमें वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन आपको सब्सक्राइब और लाइक करने में एक भी समय नहीं लगना है। तो प्लीज़ आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गबन उपन्यास भाग 11। महाशय दयानाथ को जब रमा के नौकर हो जाने का हाल मालूम हुआ तो बहुत खुश हुए। विवाह होते ही वह इतनी जल्द चेतेगा इसकी उन्हें आशा न थी। बोले, जगह तो अच्छी है, ईमानदारी से काम करोगे तो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाओगे। मेरा यही उपदेश है कि पराये पैसे को हराम समझना। रमा के जी में आया कि साफ कह दूं, अपना उपदेश आप अपने ही लिए रखिए, यह मेरे अनुकूल नहीं है, मगर इतना बेहया ना था। दयानाथ ने फिर कहा, ये जगह तो 30 रुपए की थी, तुम्हें 20 ही रुपए मिले। रमानाथ, नए आदमी को पूरा वेतन कैसे देते, शायद साल 6 महीने में बढ़ जाए, काम बहुत है। दयानाथ, तुम जवान आदमी हो, काम से न घबराना चाहिए। रमा ने दूसरे दिन नया सूट बनवाया और फैशन की कितनी ही चीजें खरीदी। ससुराल से मिले हुए रुपए कुछ बच रहे थे, कुछ मित्रों से उधार ले लिए। वह साहबी ठाट बनाकर सारे दफ्तर पर रोक जमाना चाहता था। कोई उससे वेतन तो पूछेगा नहीं, महाजन लोग उसका ठाट बात देखकर सहम जाएंगे। वह जानता था, अच्छी आमदनी तभी हो सकती है जब अच्छा ठाट हो। सड़क के चौकीदार को एक पैसा काफी समझा जाता है, लेकिन उसकी जगह सार्जेंट हो तो किसी की हिम्मत ही न पड़ेगी कि उसे एक पैसा दिखाए। फटेहाल भिखारी के लिए चुटकी बहुत समझी जाती है, लेकिन गेरुए रेशम धारण करने वाले बाबाजी को लजाते लजाते भी 1 रुपया देना ही पड़ता है। भिख और भीख में सनातन से मित्रता है। तीसरे दिन रमा कोट पैंट पहनकर और हैट लगाकर निकला तो उसकी शान ही कुछ और हो गई। चपरासियों ने झुककर सलाम किए। रमेश बाबू से मिलकर जब वह अपने काम का चार्ज लेने आया तो देखा एक बरामदे में फटी हुई मैली दरी पर एक मियाँ साहब संदूक पर रजिस्टर फैलाए बैठे हैं और व्यापारी लोग उन्हें चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। सामने गाड़ियों, ठेलों और इक्कों का बाजार लगा हुआ है। सभी अपने अपने काम की जल्दी मचा रहे हैं। कहीं लोगों में गाली गलौज हो रही है, कहीं चपरासियों में हंसी दिल लगी। सारा काम बड़े ही अव्यवस्थित रूप से हो रहा है। उस फटी हुई दरी पर बैठना रमा को अपमानजनक जान पड़ा। वो सीधे रमेश बाबू से जाकर बोला, क्या मुझे भी इसी मैली दरी पर बिठाना चाहते हैं? एक अच्छी सी मेज और कई कुर्सियां भिजवाए और चपरासियों को हुक्म दीजिए कि एक आदमी से ज्यादा मेरे सामने न आने पावे। रमेश बाबू ने मुस्कराकर मेज और कुर्सियां भिजवा दी। रमा शान से कुर्सी पर बैठा बूढ़े मुंशी जी उसकी उच्छृंखलता पर दिल में हंस रहे थे। समझ गए, अभी नया जोश है, नई सनक है, चार्ज दे दिया। चार्ज में था ही क्या, केवल आज की आमदनी का हिसाब समझा देना था। किस जिन्स पर किस हिसाब से चुंगी ली जाती है, इसकी छपी हुई तालिका मौजूद थी। रमा आधा घंटे में अपना काम समझ गया। बूढ़े मुंशी जी ने यद्यपि खुद ही यह जगह छोड़ी थी, पर इस वक्त जाते हुए उन्हें दुख हो रहा था। इसी जगह वो 30 साल से बराबर बैठते चले आते थे। इसी जगह की बदौलत उन्होंने धन और यश दोनों ही कमाया था। उसे छोड़ते हुए क्यों ना दुख होता। चार्ज देकर जब वो विदा होने लगे तो रमा उनके साथ जीने के नीचे तक गया। खां साहब उसकी इस नम्रता से प्रसन्न हो गए। मुस्कराकर बोले, हर एक बिल्टी पर एक आना बंधा हुआ है, खुली हुई बात है, लोग शौक से देते हैं। आप अमीर आदमी हैं, मगर रस्म न बिगाना। एक बार कोई रस्म टूट जाती है तो उसका बांधना मुश्किल हो जाता है। इस एक आने में आधा चपरासियों का हक है। जो बड़े बाबू पहले थे वो 25 रुपए महीना लेते थे, मगर यह कुछ नहीं लेते। रमा ने अरुचि प्रकट करते हुए कहा, गंदा काम है, मैं सगाई से काम करना चाहता हूँ। बूढ़े मियाँ ने हंसकर कहा, अभी गंदा मालूम होता है, लेकिन फिर इसी में मजा आएगा। खां साहब को विदा करके रमा अपनी कुर्सी पर आ बैठा और एक चपरासी से बोला, इन लोगों से कहो बरामदे के नीचे चले जाएं, एक एक करके नंबरवार आवें, एक कागज पर सबके नाम नंबरवार लिख लिया करो। एक बनिया जो 2 घंटे से खड़ा था खुश होकर बोला, हाँ सरकार, ये बहुत अच्छा होगा। रमानाथ, जो पहले आवे उसका काम पहले होना चाहिए, बाकी लोग अपना नंबर आने तक बाहर रहें। यह नहीं कि सबसे पीछे वाले शोर मचाकर पहले आ जाएं और पहले वाले खड़े मुंह ताकते रहें। कई व्यापारियों ने कहा, हाँ बाबूजी, यह इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छा हो, भभभड़ में बड़ी देर हो जाती है। इतना नियंत्रण रमा का रोब जमाने के लिए काफी था। वणिक समाज में आज ही उसके रंग ढंग की आलोचना और प्रशंसा होने लगी। किसी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर को इतनी ख्याति उम्र भर में न मिलती। 2-4 दिन के अनुभव से ही रमा को सारे दांव घात मालूम हो गए।
ऐसी ऐसी बातें सूझ गई जो खां साहब को ख्वाब में भी न सूझी थी। माल की तौल, गिनती और परख में इतनी धांधली थी जिसकी कोई हद नहीं। जब इस धांधली से व्यापारी लोग सैकड़ों की रकम डकार जाते हैं, तो रमा बिल्टी पर एक आना लेकर ही क्यों संतुष्ट हो जाए, जिसमें आधा आना चपरासियों का है। माल की तौल और परख में दृढ़ता से नियमों का पालन करके वह धन और कीर्ति दोनों ही कमा सकता है। यह अवसर वह क्यों छोड़ने लगा, विशेषकर जब बड़े बाबू उसके गहरे दोस्त थे। रमेश बाबू इस नए रंग ईंट की कार्यपटुता पर मुग्ध हो गए। उसकी पीठ ठोंक कर बोले, कायदे के अंदर रहो और जो चाहो करो, तुम पर आंच तक न आने पाएगी। रमा की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। आमदनी के साथ प्रभाव भी बढ़ा। सूखी कलम घिसने वाले दफ्तर के बाबुओं को जब सिगरेट, पान, चाय या जलपान की इच्छा होती तो रमा के पास चले आते। उस बहती गंगा में सभी हाथ धो सकते थे। सारे दफ्तर में रमा की सराहना होने लगी। पैसे को तो वह ठीकरा समझता है, क्या दिल है कि वाह, और जैसा दिल है वैसी ही जबान भी। मालूम होता है नस नस में शराफत भरी हुई है। बाबुओं का जब यह हाल था तो चपरासियों और मुहर्रिरों का पूछना ही क्या। सब के सब रमा के बिना दामों गुलाम थे। उन गरीबों की आमदनी ही नहीं, प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ गई थी। जहां गाड़ीवान तक फटकार दिया करते थे, वहां अब अच्छे अच्छे की गर्दन पकड़कर नीचे ढकेल देते थे। रमानाथ की तूती बोलने लगी। मगर जालपा की अभिलाषाएं अभी एक भी पूरी न हुई। नागपंचमी के दिन मोहल्ले की कई युवतियां जालपा के साथ कजली खेलने आए, मगर जालपा अपने कमरे के बाहर नहीं निकली। भादों में जन्माष्टमी का उत्सव आया। पड़ोसी में एक सेठ जी रहते थे, उनके यहाँ बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। वहां से सास और बहू को बुलावा आया। जागेश्वरी गई, जालपा ने जाने से इनकार किया। इन 3 महीनों में उसने रमा से एक बार भी आभूषण की चर्चा न की, पर उसका यह एकांत प्रेम उसके आचरण से उत्तेजक था। इससे ज्यादा उत्तेजक वह पुराना सूची पत्र था जो एक दिन रमा कहीं से उठा लाया था। इसमें भांति भांति के सुंदर आभूषणों के नमूने बने हुए थे, उनके मूल्य भी लिखे हुए थे। जालपा एकांत में इस सूची पत्र को बड़े ध्यान से देखा करती। रमा को देखते ही वो सूची पत्र छिपा लेती थी। इस हार्दिक कामना को प्रकट करके वह अपनी हंसी न उड़वाना चाहती थी। रमा आधी रात के बाद लौटा तो देखा जालपा चारपाई पर पड़ी है। हंसकर बोला, बड़ा अच्छा गाना हो रहा था, तुम नहीं गई, बड़ी गलती की। जालपा ने मुंह उधर लिया, कोई उत्तर न दिया। रमा ने फिर कहा, यहाँ अकेले पड़े पड़े तुम्हारा जी घबराता रहा होगा। जालपा ने तीव्र स्वर में कहा, तुम कहते हो मैंने गलती की, मैं समझती हूँ, मैंने अच्छा किया, वहाँ किसके मुंह में कालिक लगती। जालपा ताना तो न देना चाहती थी, पर रमा की इन बातों ने उसे उत्तेजित कर दिया। रोष का एक कारण ये भी था कि उसे अकेली छोड़कर सारा घर उत्सव देखने चला गया। अगर उन लोगों के हृदय होता तो क्या वहां जाने से इनकार न कर देते। रमा ने लज्जित होकर कहा, कालिक लगने की तो कोई बात न थी, सभी जानते हैं कि चोरी हो गई है, और इस जमाने में 2-4 हजार के गहने बनवा लेना मुंह का कौर नहीं है। चोरी का शब्द जबान पर लाते हुए रमा का हृदय धड़क उठा। जालपा पति की ओर तीव्र दृष्टि से देखकर रह गई, और कुछ बोलने से बात बढ़ जाने का भय था, पर रमा को उसकी दृष्टि से ऐसा भासित हुआ मानो उसे चोरी का रहस्य मालूम है और वह केवल संकोच के कारण उसे खोलकर नहीं कह रही है। उसे उस स्वप्न की बात भी याद आई जो जालपा ने चोरी की रात को देखा था। वह दृष्टि बाण के समान उसके हृदय को छेदने लगी। उसने सोचा, शायद मुझे भ्रम हुआ, इस दृष्टि में रोष के सिवा और कोई भाव नहीं है, मगर यह कुछ बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो गई। उसका चुप हो जाना ही गजब था। अपने मन का संशय मिटाने और जालपा के मन की थाह लेने के लिए रमा ने मानो डुब्बी मारी। ये कौन जानता था कि डोली से उतरते ही यह विपत्ति तुम्हारा स्वागत करेगी। जालपा आंखों में आंसू भरकर बोली, तो मैं तुमसे गहनों के लिए रोती तो नहीं हूँ। भाग्य में जो लिखा था वह हुआ, आगे भी वही होगा जो लिखा है। जो औरतें गहने नहीं पहनती, क्या उनके दिन नहीं कटते। इस वाक्य ने रमा का संशय तो मिटा दिया, पर इसमें जो तीव्र वेदना छिपी हुई थी वह उससे छिपी न रही। इन 3 महीनों में बहुत प्रयत्न करने पर भी वह 100 रुपए से अधिक संग्रह न कर सका था। बाबू लोगों के आदर सत्कार में उसे बहुत कुछ करना पड़ता था, मगर बिना खिलाए पिलाए काम भी तो न चल सकता था। सभी उसके दुश्मन हो जाते और उसे उखाड़ने की घातें सोचने लगते। मुफ्त का धन अकेले नहीं हजम होता, यह वह अच्छी तरह जानता था। वह स्वयं एक पैसा भी व्यर्थ खर्च न करता। चतुर व्यापारी की भांति वह जो कुछ खर्च करता था वह केवल कमाने के लिए।
आश्वासन देते हुए बोला, ईश्वर ने चाहा तो 2-1 महीने में कोई चीज बन जाएगी। जालपा, मैं उन स्त्रियों में नहीं हूँ जो गहनों पर जान देती हैं। हाँ, इस तरह किसी के घर आते जाते शर्म आती ही है। रमा का चित्त ग्लानि से व्याकुल हो उठा। जालपा के एक एक शब्द से निराशा टपक रही थी। इस अपार वेदना का कारण कौन था? क्या ये भी उसी का दोष न था कि इन 3 महीनों में उसने कभी गहनों की चर्चा नहीं की? जालपा यदि संकोच के कारण इसकी चर्चा न करती थी, तो रमा को उसके आंसू पोंछने के लिए, उसका मन रखने के लिए क्या मौन के सिवा दूसरा उपाय न था? मोहल्ले में रोज ही एक न एक उत्सव होता रहता है। रोज ही आस पड़ोस की औरतें मिलने आती हैं, बुलावे भी रोज आते ही रहते हैं। बेचारी जालपा कब तक इस प्रकार आत्मा का दमन करती रहेगी, अंदर ही अंदर कुदती रहेगी। हंसने बोलने को किसका जी नहीं चाहता? कौन कैदियों की तरह अकेला पड़ा रहना पसंद करता है? मेरे ही कारण तो इसे ये भीषण यातना सहनी पड़ रही है। उसने सोचा, क्या किसी सर्राफ से गहने उधार नहीं लिए जा सकते? कई बड़े सर्राफों से उसका परिचय था, लेकिन उनसे वह ये बात कैसे कहता, कहीं वे इनकार कर दें तो? या संभव है बहाना करके टाल दें? उसने निश्चय किया कि अभी उधार लेना ठीक न होगा। कहीं वादे पर रुपए न दे सका तो व्यर्थ में थुक्का फजीहत होगी। लज्जित होना पड़ेगा। अभी कुछ दिन और धैर्य से काम लेना चाहिए। सहसा उसके मन में आया, इस विषय में जालपा की राय लूं। देखूं वह क्या कहती है। अगर उसकी इच्छा हो तो किसी सर्राफ से वादे पर चीजें ले ली जाए। मैं इस अपमान और संकोच को सह लूंगा। जालपा को संतुष्ट करने के लिए कि उसके गहनों की उसे कितनी फिक्र है, बोला, तुमसे एक सलाह करना चाहता हूँ, पूछूं या ना पूछूं? उद्धरण। जालपा को नींद आ रही थी। आंखें बंद किए हुए बोली, अब सोने दो भाई, सवेरे उठना है। रमानाथ, अगर तुम्हारी राय हो तो किसी सर्राफ से वादे पर गहने बनवा लाऊं, इसमें कोई हर्ज तो है नहीं। जालपा की आंखें खुल गई। कितना कठोर प्रश्न था। किसी मेहमान से पूछना, कहिए तो आपके लिए भोजन लाऊं, कितनी बढ़िया शिष्टता है। इसका तो यही आशय है कि हम मेहमान को खिलाना नहीं चाहते। रमा को चाहिए था कि चीजें लाकर जालपा के सामने रख देता। उसके बार बार पूछने पर भी यही कहना चाहिए था कि दाम देकर लाया हूं। तब वह अलबत्ता खुश होती। इस विषय में उसकी सलाह लेना घाव पर नमक छिड़कना था। रमा की ओर अविश्वास की आंखों से देखकर बोली, मैं तो गहनों के लिए इतनी उत्सुक नहीं हूँ। रमानाथ, नहीं, ये बात नहीं। इसमें क्या हर्ज है कि किसी सर्राफ से चीजें ले लूं, धीरे धीरे उसके रुपए चुका दूंगा। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मेरे लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं। मैं वेश्या नहीं हूं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना रास्ता लूं। मुझे तुम्हारे साथ जीना और मरना है। अगर मुझे सारी उम्र बेगहनों के रहना पड़े तो भी मैं कुछ लेने को न कहूंगी। औरतें गहनों की इतनी भूखी नहीं होती। घर के प्राणियों को संकट में डालकर गहने पहनने वाली दूसरी होंगी। लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि जगह बड़ी आमदनी की है। मुझे तो कोई विशेष बचत दिखाई नहीं देती। रमानाथ, बचत तो जरूर होती और अच्छी होती, लेकिन जब अहलकारों के मारे बचने भी पाए, सब शैतान सिर पर सवार रहते हैं। मुझे पहले न मालूम था कि यहाँ इतने प्रेतों की पूजा करनी होगी। जालपा, तो अभी कौन सी जल्दी है, बनते रहेंगे धीरे धीरे। रमानाथ, खैर तुम्हारी सलाह है तो एक आधा महीने और चुप रहता हूँ। मैं सबसे पहले कंगन बनवाऊंगा। जालपा ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे पास अभी इतने रुपए कहाँ होंगे? रमानाथ, इसका उपाय तो मेरे पास है। तुम्हें कैसा कंगन पसंद है? जालपा अब अपने कृत्रिम संयम को न निभा सकी। अलमारी में से आभूषणों का सूची पत्र निकालकर रमा को दिखाने लगी। इस समय वह इतनी तत्पर थी मानो सोना लाकर रखा हुआ है, सुनार बैठा हुआ है, केवल डिजाइन ही पसंद करना बाकी है। उसने सूची के 2 डिजाइन पसंद किए। दोनों वास्तव में बहुत ही सुंदर थे, पर रमा उनका मूल्य देखकर सन्नाटे में आ गया। एक 1000 का था, दूसरा 800 का। रमानाथ, ऐसी चीजें तो शायद यहाँ बन भी न सकें, मगर कल मैं जरा सर्राफ की सैर करूंगा। जालपा ने पुस्तक बंद करते हुए करुण स्वर में कहा, इतने रुपए न जाने तुम्हारे पास कब तक होंगे। ओह, बनेंगे बनेंगे, नहीं कौन कोई गहनों के बिना मरा जाता है। रमा को आज इसी उधेड़बुन में बड़ी रात तक नींद न आई। ये जड़ाऊ कंगन इन गोरी गोरी कलाइयों पर कितने खिलेंगे। यह मोह स्वप्न देखते देखते उसे न जाने कब नींद आ गई। गबन उपन्यास भाग 12। दूसरे दिन सवेरे ही रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। उनके यहाँ भी जन्माष्टमी में झांकी होती थी। उन्हें स्वयं तो इससे कोई अनुराग न था, पर उनकी स्त्री उत्सव मनाती थी। उसी की यादगार में अब तक यह उत्सव मनाते जाते थे।
रमा को देखकर बोले, आओ जी, रात क्यों नहीं आए? मगर यहाँ गरीबों के घर क्यों आते? सेठ जी की झांकी कैसे छोड़ देते? खूब बहार रही होगी। रमानाथ, आप किसी सजावट तो न थी? हाँ, और सालों से अच्छी थी। कई कत्थक और वेश्याएं भी आई थी। मैं तो चला आया था, मगर सुना रात भर गाना होता रहा। रमेश, सेठ जी ने तो वचन दिया था कि वेश्याएं न आने पावेंगी, फिर यह क्या किया? इन मूर्खों के हाथों हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। एक तो वेश्याओं का नाम यूं भी बुरा, उस पर ठाकुर द्वारे में, छी छी, न जाने इन गधों को कब अक्ल आवेगी। रमानाथ, वेश्याएं न हों तो झांकी देखने जाए ही कौन? सभी तो आपकी तरह योगी और तपस्वी नहीं है। रमेश, मेरा वश चले तो मैं कानून से ये दुराचार बंद कर दूं। खैर, फुर्सत हो तो आओ एक आधा बाजी हो जाए। रमानाथ, और आया किस लिए हूँ? मगर आज आपको मेरे साथ जरा सर्राफ तक चलना पड़ेगा। यूं कई बड़ी बड़ी कोठियों से मेरा परिचय है, मगर आपके रहने से कुछ और ही बात होगी। रमेश, चलने को चला चलूंगा, मगर इस विषय में मैं बिल्कुल कोरा हूँ। न कोई चीज बनवाई न खरीदी। तुम्हें क्या कुछ लेना है? रमानाथ, लेना देना क्या है? जरा भाव ताव देखूंगा। रमेश, मालूम होता है घर में फटकार पड़ी है। रमानाथ, जी बिल्कुल नहीं, वह तो जेवरों का नाम तक नहीं लेती। मैं कभी पूछता भी हूँ तो मना करती हैं, लेकिन अपना कर्तव्य भी तो कुछ है। जब से गहने चोरी चले गए, एक चीज भी नहीं बनी। रमेश, मालूम होता है कमाने का धन आ गया। क्यों न हो, कायस्थ के बच्चे हो, कितने रुपए जोड़ लिए? रमानाथ, रुपए किसके पास हैं? वादे पर लूंगा। रमेश, इस खपत में न पड़ो। जब तक रुपए हाथ में न हो, बाजार की तरफ जाओ ही मत। गहनों से तो बुढ़े नई बीवियों का दिल खुश किया करते हैं। उन बेचारों के पास गहनों के सिवा होता ही क्या है? जवानों के लिए और बहुत से लटके हैं। यो मैं चाहूं तो 2-4 हजार का माल दिलवा सकता हूं, मगर भाई कर्ज की लत बुरी है। रमानाथ, मैं 2-3 महीनों में सब रुपए चुका दूंगा। अगर मुझे इसका विश्वास न होता तो मैं जिक्र ही न करता। रमेश, तो 2-3 महीने और सब्र क्यों नहीं कर जाते? कर्ज से बड़ा पाप दूसरा नहीं, न इससे बड़ी विपत्ति दूसरी है। जहां एक बार धड़का खुला कि तुम आए दिन सर्राफ की दुकान पर खड़े नजर आओगे। बुरा न मानना, मैं जानता हूं तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे पर और चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी मत लो। गहनों का मर्ज न जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। जिन लोगों के भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। हर साल अरबों रुपए केवल सोना चांदी खरीदने में व्यय हो जाते हैं। संसार के और किसी देश में इन धातुओं की इतनी खपत नहीं, तो बात क्या है? उन्नत देशों में धन व्यापार में लगता है, जिससे लोगों की परवरिश होती है और धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में खर्च होता है, उसमें उन्नति और उपकार की जो 2 महान शक्तियाँ हैं, उन दोनों ही का अंत हो जाता है। बस यही समझ लो कि जिस देश के लोग जितने ही मूर्ख होंगे, वहाँ जेवरों का प्रचार भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ तो खैर नाक कान छिदाकर ही रह जाते हैं, मगर कई ऐसे देश भी हैं जहाँ होंठ छेद कर लोग गहने पहनते हैं। रमा ने कौतूहल से कहा, याद नहीं आता, पर शायद अफ्रीका हो। हमें ये सुनकर अचंभा होता है, लेकिन अन्य देश वालों के लिए नाक कान का छिदना कुछ कम अचंभे की बात न होगी। बुरा मरज है, बहुत ही बुरा। वह धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए, बाल बच्चों का पेट काट कर गहनों की भेंट कर दिया जाता है। बच्चों को दूध न मिले न सही, घी की गंध तक उनकी नाक में न पहुंचे न सही, मेवों और फलों के दर्शन उन्हें न हो, कोई परवाह नहीं, पर देवी जी गहने जरूर पहनेंगी और स्वामी जी गहने जरूर बनवाएंगे। 10-10, 20-20 रुपए पाने वाले क्लर्कों को देखता हूँ, जो सड़ी हुई कोठरियों में पशुओं की भांति जीवन काटते हैं, जिन्हें सवेरे का जलपान तक मयस्सर नहीं होता, उन पर भी गहनों की सनक सवार रहती है। इस प्रथा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ, यह गुलामी पराधीनता से कहीं बढ़कर है। इसके कारण हमारा कितना आत्मिक, नैतिक, दैहिक, आर्थिक और धार्मिक पतन हो रहा है, इसका अनुमान ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। रमानाथ, मैं तो समझता हूँ ऐसा कोई भी देश नहीं जहाँ स्त्रियां गहने न पहनती हों। क्या यूरोप में गहनों का रिवाज नहीं है? रमेश, तो तुम्हारा देश यूरोप तो नहीं है। वहाँ के लोग धनी हैं, वो धन लुटाएं, उन्हें शोभा देता है। हम दरिद्र हैं, हमारी कमाई का एक पैसा भी फजूल न खर्च होना चाहिए। रमेश बाबू इस वाद विवाद में शतरंज भूल गए। छुट्टी का दिन था ही, 2-4 मिलने वाले और आ गए। रमानाथ चुपके से खिसक आया। इस बहस में एक बात ऐसी थी जो उसके दिल में बैठ गई। उधार गहने लेने का विचार उसके मन से निकल गया। कहीं वह जल्दी रुपए न चुका सका
तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। सराठ तक गया अवश्य, पर किसी दुकान में जाने का साहस न हुआ। उसने निश्चय किया, अभी 3-4 महीने तक गहनों का नाम न लूंगा। वह घर पहुंचा तो 9 बज गए थे। दयानाथ ने उसे देखा तो पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? रमानाथ, जरा बड़े बाबू से मिलने गया था। दयानाथ, घंटे आधा घंटे के लिए पुस्तकालय क्यों नहीं चले जाया करते? गपशप में दिन गंवा देते हो, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। इम्तिहान न सही, अपनी योग्यता तो बढ़ा सकते हो, एक सीधा सा खत लिखना पड़ जाता है तो बगले झांकने लगते हो। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है और वही हमारे जीवन में काम भी आती है। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मुझे बहुत खेद हुआ है और तुम्हें समझा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की एक कौड़ी भी आए। मुझे नौकरी करते 30 साल हो गए। चाहता तो अब तक हजारों रुपए जमा कर लेता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि कभी एक पैसा भी हराम का नहीं लिया। तुम में यह आदत कहाँ से आ गई, यह मेरी समझ में नहीं आता। रमा ने बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, किसने आपसे कहा है? जरा उसका नाम तो बताइए, मूंछें उखाड़ लूं उसकी। दयानाथ, किसी ने भी कहा हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम उसकी मूंछें उखाड़ लोगे इसलिए बताऊंगा नहीं, लेकिन बात सच है या झूठ, मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ। रमानाथ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, बिल्कुल झूठ। रमानाथ, जी हाँ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, तुम दस्तूरी नहीं लेते। रमानाथ, दस्तूरी रिश्वत नहीं है, सभी लेते हैं और खुल्लम खुल्ला लेते हैं। लोग बिना मांगे आप ही आप देते हैं, मैं किसी से मांगने नहीं जाता। दयानाथ, सभी खुल्लम खुल्ला लेते हैं और लोग बिना मांगे देते हैं, इससे तो रिश्वत की बुराई कम नहीं हो जाती। रमानाथ, दस्तूरी को बंद कर देना मेरे वश की बात नहीं। मैं खुद न लूं, लेकिन चपरासी और मुहर्रिर का हाथ तो नहीं पकड़ सकता। 8-8, 9-9 पाने वाले नौकर अगर न लें तो उनका काम ही नहीं चल सकता। मैं खुद न लूं, पर उन्हें नहीं रोक सकता। दयानाथ ने उदासीन भाव से कहा, मैंने समझा दिया, मानने का अख्तियार तुम्हें है। ये कहते हुए दयानाथ दफ्तर चले गए। रमा के मन में आया, साफ कह दे, आपने निष्प्रिय बनकर क्या कर लिया जो मुझे दोष दे रहे हैं? हमेशा पैसे पैसे को मुहताज रहे, लड़कों को पढ़ा तक न सके, जूते कपड़े तक न पहना सके। ये डींग मारना तब शोभा देता जबकि नीयत भी साफ रहती और जीवन भी सुख से कटता। रमा घर में गया तो माता ने पूछा, आज कहाँ चले गए बेटा? तुम्हारे बाबूजी इसी पर बिगड़ रहे थे। रमानाथ, इस पर तो नहीं बिगड़ रहे थे, हाँ, उपदेश दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो, इससे आत्मा दुर्बल होती है और बदनामी होती है। जागेश्वरी, तुमने कहा नहीं, आपने बड़ी ईमानदारी की तो कौन से झंडे गाड़ दिए, सारी जिंदगी पेट पालते रहे। रमानाथ, कहना तो चाहता था पर चिढ़ जाते, जैसे आप कौड़ी कौड़ी को मुहताज रहे वैसे मुझे भी बनाना चाहते हैं। आपको लेने का शऊर तो है नहीं, जब देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती तो भगत बन गए। यहाँ ऐसे घोंघा बसंत नहीं है, बनियों से रुपए ऐंठने के लिए अक्ल चाहिए, दिल लगी नहीं है। जहाँ किसी ने भगतपन किया और मैं समझ गया, बुद्धू है, लेने की तमीज नहीं, क्या करे बेचारा, किसी तरह आंसू तो पूछें। जागेश्वरी, बस बस यही बात है बेटा, जिसे लेना आवेगा वह जरूर लेगा। इन्हें तो बस घर में कानून बघारना आता है और किसी के सामने बात तो मुंह से निकलती नहीं, रुपए निकाल लेना तो मुश्किल है। रमा दफ्तर जाते समय ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा ने उसे 3 लिफाफे डाक में छोड़ने के लिए दिए। इस वक्त उसने तीनों लिफाफे जेब में डाल लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठियां पढ़ने लगा। चिट्ठियां क्या थीं? विपत्ति और वेदना का करुण विलाप था जो उसने अपनी तीनों सहेलियों को सुनाया था। तीनों का विषय एक ही था, केवल भावों का अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई है, न रात को नींद आती है न दिन को आराम। पतिदेव को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी हंस बोल लेती हूँ पर दिल हमेशा रोया करता है। न किसी के घर जाती हूँ न किसी को मुंह दिखाती हूँ, ऐसा जान पड़ता है कि यह शौक मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। मुझसे वादे तो रोज किए जाते हैं, रुपए जमा हो रहे हैं, सुनार ठीक किया जा रहा है, डिजाइन तय किया जा रहा है, पर यह सब धोखा है और कुछ नहीं। रमा ने तीनों चिट्ठियां जेब में रख ली। डाकखाना सामने से निकल गया पर उसने उन्हें छोड़ा नहीं। यह अभी तक यही समझती है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूँ, क्या करूँ, कैसे विश्वास दिलाऊं? अगर अपना वश होता तो इसी वक्त आभूषणों के टोकरे भर भर जालपा के सामने रख देता, उसे किसी बड़े सर्राफ की दुकान पर ले जाकर कहता, तुम्हें जो जो चीजें लेनी हो ले लो। कितनी अपार वेदना है जिसने विश्वास का भी अपहरण कर लिया है। उसको आज उस चोट का सच्चा अनुभव हुआ जो उसने झूठी मर्यादा की रक्षा में उसे पहुंचाई थी।
अगर वह जानता उस अभिनय का ये फल होगा तो कदाचित अपनी डींगों का पर्दा खोल देता। क्या ऐसी दशा में भी जब जालपा इस शोक ताप से फूकी जा रही थी, रमा को कर्ज लेने में संकोच करने की जगह थी? उसका हृदय कातर हो उठा। उसने पहली बार सच्चे हृदय से ईश्वर से याचना की, भगवान मुझे चाहे दंड देना, पर मेरी जालपा को मुझसे मत छीनना, इससे पहले मेरे प्राण हर लेना। उसके रोम रोम से आत्मध्वनि सी निकलने लगी, ईश्वर ईश्वर मेरी दीन दशा पर दया करो। लेकिन इसके साथ ही उसे जालपा पर क्रोध भी आ रहा था। जालपा ने क्यों मुझसे यह बात नहीं कही, मुझसे क्यों पर्दा रखा और मुझसे पर्दा रखकर अपनी सहेलियों से ये दुखा रोया। बरामदे में माल तौला जा रहा था, मेज पर रुपए पैसे रखे जा रहे थे और रमा चिंता में डूबा बैठा हुआ था। किससे सलाह ले? उसने विवाह ही क्यों किया? सारा दोष उसका अपना था। जब वह घर की दशा जानता था तो क्यों उसने विवाह करने से इनकार नहीं कर दिया? आज उसका मन काम में नहीं लगता था, समय से पहले ही उठकर चला आया। जालपा ने उसे देखते ही पूछा, मेरी चिट्ठियां छोड़ तो नहीं दी? रमा ने बहाना किया, अरे इनकी तो याद ही नहीं रही, जेब में पड़ी रह गई। जालपा, ये बहुत अच्छा हुआ, लाओ मुझे दे दो, अब ना भेजूंगी। रमानाथ, क्यों? कल भेज दूंगा। जालपा, नहीं, अब मुझे भेजना ही नहीं है। कुछ ऐसी बातें लिख गई थी जो मुझे न लिखना चाहिए थी। अगर तुमने छोड़ दी होती तो मुझे दुख होता, मैंने तुम्हारी निंदा की थी। ये कहकर वह मुस्कराई। रमानाथ, जो बुरा है, दगाबाज है, धूर्त है, उसकी निंदा होनी ही चाहिए। जालपा ने व्यग्र होकर पूछा, तुमने चिट्ठियां पढ़ ली क्या? रमा ने निर्देशनकोच भाव से कहा, हाँ, यह कोई अक्षम्य अपराध है? जालपा कातर स्वर में बोली, तब तो तुम मुझसे बहुत नाराज होगे। आंसुओं के आवेग से जालपा की आवाज रुक गई, उसका सिर झुक गया और झुकी हुई आंखों से आंसुओं की बूंदें आंचल पर फिरने लगी। एक क्षण में उसने स्वर को संभाल कर कहा, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, जो चाहे सजा दो, पर मुझसे अप्रसन्न मत हो। ईश्वर जानते हैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ। मेरी कलम से न जाने कैसे ऐसी बातें निकल गई। जालपा जानती थी कि रमा को आभूषणों की चिंता मुझसे कम नहीं है, लेकिन मित्रों से अपनी व्यथा कहते समय हम बहुधा अपना दुख बढ़ाकर कहते हैं। जो बातें पर्दे की समझी जाती हैं, उनकी चर्चा करने से एक तरह का अपनापन जाहिर होता है। हमारे मित्र समझते हैं, हमसे जरा भी दुराव नहीं रखता और उन्हें हमसे सहानुभूति हो जाती है। अपनापन दिखाने की यह आदत औरतों में कुछ अधिक होती है। रमा जालपा के आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूँ प्रिय। अप्रसन्न होने की तो कोई बात ही नहीं है, आशा का विलंब ही दुराशा है। क्या मैं इतना नहीं जानता? अगर तुमने मुझे मना न कर दिया होता तो अब तक मैंने किसी न किसी तरह दो एक चीजें अवश्य ही बनवा दी होती। मुझसे भूल यही हुई कि तुमसे सलाह ली। ये तो वैसा ही है जैसे मेहमान को पूछ पूछ कर भोजन दिया जाए। उस वक्त मुझे ये ध्यान न रहा कि संकोच में आदमी इच्छा होने पर भी नहीं नहीं करता है। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें बहुत दिनों तक इंतजार न करना पड़ेगा। जालपा ने सचिंत नजरों से देखकर कहा, तो क्या उधार लाओगे? रमानाथ, हाँ, उधार लाने में कोई हर्ज नहीं है। जब सूद नहीं देना है तो जैसे नकद वैसे उधार। ऋण से दुनिया का काम चलता है, कौन ऋण नहीं लेता। हाथ में रुपए आ जाने से अलल्ले तलल्ले खर्च हो जाते हैं। कर्ज सिर पर सवार रहेगा तो उसकी चिंता हाथ रोके रहेगी। जालपा, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। अब मैं भूलकर भी गहनों का नाम न लूंगी। रमानाथ, नाम तो तुमने कभी नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे नाम न लेने से मेरे कर्तव्य का अंत तो नहीं हो जाता। तुम कर्ज से व्यर्थ इतना डरती हो, रुपए जमा होने के इंतजार में बैठा रहूंगा तो शायद कभी न जमा होंगे। इसी तरह लेते देते साल में 3-4 चीजें बन जाएंगी। जालपा, मगर पहले कोई छोटी सी चीज लाना। रमानाथ, हाँ, ऐसा तो करूंगा ही। रमा बाजार चला तो खूब अंधेरा हो गया था। दिन रहते जाता तो संभव था मित्रों में से किसी की निगाह उस पर पड़ जाती। मुंशी दयानाथ ही देख लेते। वो इस मामले को गुप्त ही रखना चाहता था। गबन उपन्यास भाग 13। सर्राफे में गंगू की दुकान मशहूर थी। गंगू था तो ब्राह्मण, पर बड़ा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उसकी कर्मनिष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा करती थी और दुकानों पर ठगे जाने का भय था। यहाँ किसी तरह का धोखा न था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्करा कर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर आइए। बड़ी दया की। मुनीम जी, आपके वास्ते पान मंगवाओ। क्या हुक्म है बाबूजी? आप तो जैसे मुझसे नाराज हैं, कभी आते ही नहीं। गरीबों पर भी कभी कभी दया किया कीजिए। गंगू की शिष्टता ने रमा की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने आग्रह से न बुलाया होता तो शायद रमा को दुकान पर जाने का साहस न होता।
अपनी साख का उसे अभी तक अनुभव न हुआ था। दुकान पर जाकर बोला, यहाँ हम जैसे मजदूरों का कहाँ गुजर है महाराज, गांठ में कुछ हो भी तो। गंगू, यह आप क्या कहते हैं सरकार, आपकी दुकान है, जो चीज चाहिए ले जाए, दाम आगे पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं बाबू साहब, ऐसी बात नहीं है। धन्य भाग कि आप हमारी दुकान पर आए तो दिखाऊं कोई जड़ाऊ चीज, कोई कंगन, कोई हार, अभी हाल ही में दिल्ली से माल आया है। रमानाथ, कोई हल्के दामों का हार दिखाए। गंगू, यही कोई 700-800 तक। रमानाथ, अजी नहीं, हद 400 तक। गंगू, मैं आपको दोनों दिखाई देता हूँ, जो पसंद आवे ले लीजिएगा। हमारे यहाँ किसी तरह का दफल गसल नहीं बाबू साहब, इसकी आप जरा भी चिंता न करें। 5 बरस का लड़का हो या 100 बरस का बूढ़ा, सबके साथ एक बात रखते हैं, मालिक को भी एक दिन मुंह दिखाना है बाबू। संदूक सामने आया, गंगू ने हार निकाल कर दिखाने शुरू किए। रमा की आंखें खुल गई, जी लोटपोट हो गया। क्या सगाई थी, नगीनों की कितनी सुंदर सजावट, कैसी आबताब, उनकी चमक दीपक को मात करती थी। रमा ने सोच रखा था 100 रुपए से ज्यादा उधार न लगाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में कुछ जंचता न था और जेब में 300 रुपए थे। सोचा, अगर यह हार ले गया और जालपा ने पसंद न किया तो फायदा ही क्या। ऐसी चीज ले जाऊं कि वह देखते ही भड़क उठे। ये जड़ाऊ हार उसकी गर्दन में कितनी शोभा देगा। वह हार एक सहस्र मणि रंजित नजरों से उसके मन को खींचने लगा। वह अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुंह से कुछ कहने का साहस न होता था। कहीं गंगू ने 300 रुपए उधार लगाने से इनकार कर दिया तो उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसके मन का संशय ताड़कर कहा, आपके लायक तो बाबूजी यही चीज है, अंधेरे घर में रख दीजिए तो उजाला हो जाए। रमानाथ, पसंद तो मुझे भी यही है, लेकिन मेरे पास कुल 300 रुपए हैं, ये समझ लीजिए। शर्म से रमा के मुंह पर लाली छा गई। वह धड़कते हुए हृदय से गंगू का मुंह देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से कहा, बाबू साहब, रुपए का तो जिक्र ही न कीजिए, कहिए 10,000 का माल साथ भेज दूं। दुकान आपकी है, भला कोई बात है, हुक्म हो तो एक आधा चीज और दिखाऊं। एक शीशे फूल अभी बनकर आया है, बस यही मालूम होता है गुलाब का फल खिला हुआ है, देखकर जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी, जरा वह शीशे फूल दिखाना तो, और दाम का भी कुछ ऐसा भारी नहीं, आपको 250 में दे दूंगा। रमा ने मुस्करा कर कहा, महाराज, बहुत बातें बनाकर कहीं उल्टे छुरे से न मूंद लेना, गहनों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। गंगू, ऐसा न कहो बाबूजी, आप चीज ले जाए, बाजार में दिखा लीजिए, अगर कोई 250 से कौड़ी कम में दे दे तो मैं मुफ्त दे दूंगा। शीश फूल आया, सचमुच गुलाब का फूल था, जिस पर हीरे की कलियां ओस की बूंदों के समान चमक रही थी। रमा की टकटकी बंद गई, मानो कोई अलौकिक वस्तु सामने आ गई हो। गंगू, बाबूजी, 250 रुपए तो कारीगर की सगाई के इनाम है, यह एक चीज है। रमानाथ, हाँ है तो सुंदर, मगर भाई ऐसा न हो कि कल ही से दाम का तकाजा करने लगो, मैं खुद ही जहां तक हो सकेगा जल्दी दे दूंगा। गंगू ने दोनों चीजें 2 सुंदर मखमली केसों में रखकर रमा को दे दी। फिर मुनीम जी से नाम टंकवाया और पान खिलाकर विदा किया। रमा के मनोल्लास की इस समय सीमा न थी, किंतु यह विशुद्ध उल्लास न था, इसमें एक शंका का भी समावेश था। यह उस बालक का आनंद न था जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ली हो, बल्कि उस बालक का जिसने पैसे चुरा कर ली हो। उसे मिठाइयाँ मीठी तो लगती हैं, पर दिल कांपता रहता है कि कहीं घर चलने पर मार न पड़ने लगे। 650 रुपए चुका देने की तो उसे विशेष चिंता न थी, घात लग जाए तो वह 6 महीने में चुका देगा। भय यही था कि बाबूजी सुनेंगे तो जरूर नाराज होंगे, लेकिन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, जालपा को इन आभूषणों से सुशोभित देखने की उत्कंठा इस शंका पर विजय पाती थी। घर पहुंचने की जल्दी में उसने सड़क छोड़ दी और एक गली में घुस गया। सघन अंधेरा छाया हुआ था, बादल तो उसी वक्त छाए हुए थे जब वह घर से चला था। गली में घुसा ही था कि पानी की बूंद सिर पर छर्रे की तरह पड़ी। जब तक छतरी खोले वो लथपथ हो चुका था। उसे शंका हुई, इस अंधकार में कोई आकर दोनों चीजें छीन न ले, पानी की झरझर में कोई आवाज भी न सुने। अंधेरी गलियों में खून तक हो जाते हैं। पछताने लगा, नाहक इधर से आया, 2-4 मिनट देर ही में पहुंचता तो ऐसी कौन सी आफत आ जाती। असामयिक वृष्टि ने उसकी आनंद कल्पनाओं में बाधा डाल दी। किसी तरह गली का अंत हुआ और सड़क मिली। लालटेनें दिखाई दी। प्रकाश कितनी विश्वास उत्पन्न करने वाली शक्ति है, आज इसका उसे यथार्थ अनुभव हुआ। वह घर पहुंचा तो दयानाथ बैठे हुक्का पी रहे थे।
वह उस कमरे में न गया। उनकी आंख बचाकर अंदर जाना चाहता था कि उन्होंने टोका, इस वक्त कहाँ गए थे? रमा ने उन्हें कुछ जवाब न दिया। कहीं वो अखबार सुनाने लगे तो घंटों की खबर लेंगे। सीधा अंदर जा पहुंचा। जालपा द्वार पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। तुरंत उसके हाथ से छतरी ले ली और बोली, तुम तो बिल्कुल भीग गए, कहीं ठहर क्यों न गए? रमानाथ, पानी का क्या ठिकाना, रात भर बरसता रहे। ये कहता हुआ रमा ऊपर चला गया। उसने समझा था जालपा भी पीछे पीछे आती होगी, पर वह नीचे बैठी अपने देवरों से बातें कर रही थी, मानो उसे गहनों की याद ही नहीं है। जैसे वो बिल्कुल भूल गई है कि रमा सर्राफे से आया है। रमा ने कपड़े बदले और मन में झुंझलाता हुआ नीचे चला आया। उसी समय दयानाथ भोजन करने आ गए। सब लोग भोजन करने बैठ गए। जालपा ने जब्ता तो किया था, पर इस उत्कंठा की दशा में आज उससे कुछ खाया न गया। जब वह ऊपर पहुंची तो रमा चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही कौतुक से बोला, आज सर्राफे का जाना तो व्यर्थ ही गया, हार कहीं तैयार ही न था, बनाने को कह आया हूँ। जालपा की उत्साह से चमकती हुई मुख छवि मलिन पड़ गई। बोली, वह तो पहले ही जानती थी, बनते बनते 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। रमानाथ, नहीं जी, बहुत जल्द बना देगा, कसम खा रहा था। जालपा, ऊह, जब चाहे दे। उत्कंठा की चरम सीमा ही निराशा है। जालपा मुंह उधर कर लेटने जा रही थी कि रमा ने जोर से कह कहा मारा। जालपा चौंक पड़ी, समझ गई रमा ने शरारत की थी। मुस्कराती हुई बोली, तुम भी बड़े नटखट हो क्या लाए? रमानाथ, कैसा चकमा दिया? जालपा, ये तो मर्दों की आदत ही है, तुमने नई बात क्या की? जालपा दोनों आभूषणों को देखकर निहाल हो गई। हृदय में आनंद की लहरें सी उठने लगी। वो मनोभावों को छिपाना चाहती थी कि रमा उसे ओछी न समझे, लेकिन एक एक अंग खिल जाता था। मुस्कराती हुई आंखें, दमकते हुए कपोल और खिले हुए अधर उसका भरम गनवाए देते थे। उसने हार गले में पहना, शीशफल जूड़े में सजाया और हर्ष से उन्मत्त होकर बोली, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज जालपा की वह अभिलाषा पूरी हुई, जो बचपन ही से उसकी कल्पनाओं का एक स्वप्न, उसकी आशाओं का क्रीडास्थल बनी हुई थी। आज उसकी वह साध पूरी हो गई। यदि मानकी यहाँ होती तो वह सबसे पहले ये हार उसे दिखाती और कहती, तुम्हारा हार तुम्हें मुबारक हो। रमा पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ा। अपने जीवन में आज पहली बार उसे विजय का आनंद प्राप्त हुआ। जालपा ने पूछा, जाकर अम्मान जी को दिखा आऊं? रमा ने नम्रता से कहा, अम्मा को क्या दिखाने जाओगी, ऐसी कौन सी बड़ी चीजें हैं? जालपा, अब मैं तुमसे साल भर तक और किसी चीज के लिए न कहूंगी, इसके रुपए देकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। रमा गर्व से बोला, रुपए की क्या चिंता है ही कितने? जालपा, जरा अम्मान जी को दिखा आऊं, देखें क्या कहती हैं। रमानाथ, मगर यह न कहना उधार लाए हैं। जालपा इस तरह दौड़ी हुई नीचे गई, मानो उसे वहां कोई निधि मिल जाएगी। आधी रात बीत चुकी थी। रमा आनंद की नींद सो रहा था। जालपा ने छत पर आकर एक बार आकाश की ओर देखा। निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। वह कार्तिक की चांदनी जिसमें संगीत की शांति है, शांति का माधुर्य और माधुर्य का उन्माद। अब जालपा ने कमरे में आकर अपनी संदूकची खोली और उसमें से वह कांच का चंद्रहार निकाला जिसे एक दिन पहनकर उसने अपने को धन्य माना था। पर अब इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक उसी भांति मंद पड़ गई थी जैसे इस निर्मल चंद्र ज्योति के सामने तारों का आलोक। अब उसने उस नकली हार को तोड़ डाला और उसके दानों को नीचे गली में गैंग दिया, उसी भांति जैसे पूजन समाप्त हो जाने के बाद कोई उपासक मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देता है। गबन उपन्यास भाग 14। उस दिन से जालपा के पति स्नेह में सेवा भाव का उदय हुआ। वो स्नान करने जाता तो उसे अपनी धोती चुनी हुई मिलती। आले पर तेल और साबुन भी रखा हुआ पाता। जब दफ्तर जाने लगता तो जालपा उसके कपड़े लाकर सामने रख देती। पहले पान मांगने पर मिलते थे, अब जबरदस्ती खिलाए जाते थे। जालपा उसका रूप देखा करती, उसे कुछ कहने की जरूरत न थी। यहाँ तक कि जब वह भोजन करने बैठता तो वह पंखा जला करती। पहले वह बड़ी अनिच्छा से भोजन बनाने जाती थी और उस पर भी बेगार सी टालती थी। अब बड़े प्रेम से रसोई में जाती। चीजें अब भी वही बनती थीं, पर उनका स्वाद बढ़ गया था। रमा को इस मधुर स्नेह के सामने वह दो गहने बहुत ही तुच्छ जंचते थे। उधर जिस दिन रमा ने गंगू की दुकान से गहने खरीदे, उसी दिन दूसरे सर्राफों को भी उसके आभूषण प्रेम की सूचना मिल गई। रमा जब उधर से निकलता तो दोनों तरफ से दुकानदार उठ उठकर उसे सलाम करते, आइए बाबूजी, पान तो खाते जाए, दो एक चीजें हमारी दुकान से तो देखिए।
रमा का आत्मसंयम उसकी साख को और भी बढ़ाता था। यहाँ तक कि एक दिन एक दलाल रमा के घर पर आ पहुंचा और उसके नहीं करने पर भी अपनी संदूकची खोल ही दी। रमा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, भाई इस वक्त मुझे कुछ नहीं लेना है, क्यों अपना और मेरा समय नष्ट करोगे। दलाल ने बड़े विनीत भाव से कहा, बाबूजी देख तो लीजिए, पसंद आए तो लीजिएगा, नहीं तो न लीजिएगा, देख लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। आखिर रईसों के पास ना जाए तो किसके पास जाए, और उन्हें आपसे गहरी रकमें मारी, हमारे भाग्य में भी बदा होगा तो आपसे 4 पैसा पा जाएंगे। बहू जी और माई जी को दिखा लीजिए, मेरा मन तो कहता है कि आज आप ही के हाथों बोहनी होगी। रमानाथ, औरतों के पसंद की न कहो, चीजें अच्छी होंगी ही, पसंद आते क्या देर लगती है, लेकिन भाई इस वक्त हाथ खाली है। दलाल हंसकर बोला, बाबूजी बस ऐसी बात कह देते हैं कि वाह, आपका हुक्म हो जाए तो 1500 आपके ऊपर निछावर कर दें। हम लोग आदमी का मिजाज देखते हैं बाबूजी, भगवान ने चाहा तो आज मैं सौदा करके ही उठूंगा। दलाल ने संदूकची से 2 चीजें निकाली, एक तो नए फैशन का जड़ाऊ कंगन था और दूसरा कानों का रिंग। दोनों ही चीजें अपूर्व थीं। ऐसी चमक थी मानो दीपक जल रहा हो। 10 बजे थे, दयानाथ दफ्तर जा चुके थे, वह भी भोजन करने जा रहा था। समय बिल्कुल न था, लेकिन इन दोनों चीजों को देखकर उसे किसी बात की सुध ही न रही। दोनों केस लिए हुए घर में आया, उसके हाथ में केस देखते ही दोनों स्त्रियां टूट पड़ी और उन चीजों को निकाल कर देखने लगी। उनकी चमक दमक ने उन्हें ऐसा मोहित कर लिया कि गुण दोष की विवेचना करने की उनमें शक्ति ही न रही। जागेश्वरी, आजकल की चीजों के सामने तो पुरानी चीजें कुछ जचती ही नहीं। जालपा, मुझे तो उन पुरानी चीजों को देखकर कै आने लगती है, न जाने उन दिनों औरतें कैसे पहनती थी। रमा ने मुस्कराकर कहा, तो दोनों चीजें पसंद है न? जालपा, पसंद क्यों नहीं है, अम्मा जी तुम ले लो। जागेश्वरी ने अपनी मनोव्यथा छिपाने के लिए सिर झुका लिया। जिसका सारा जीवन गृहस्थी की चिंताओं में कट गया, वह आज क्या स्वप्न में भी इन गहनों के पहनने की आशा कर सकती थी। उस दुखिया के जीवन की कोई साध ही न पूरी हुई। पति की आय ही कभी इतनी न हुई कि बाल बच्चों के पालन पोषण के उपरांत कुछ बचता। जब से घर की स्वामिनी हुई, तभी से मानो उसकी तपश्चर्या का आरंभ हुआ और सारी लालसाएं एक एक करके धूल में मिल गई। उसने उन आभूषणों की ओर से आंखें हटा ली। उनमें इतना आकर्षण था कि उनकी ओर ताकते हुए वह डरती थी, कहीं उसकी विरक्ति का पर्दा न खुल जाए। बोली, मैं लेकर क्या करूंगी बेटी, मेरे पहनने ओढ़ने के दिन तो निकल गए। कौन लाया है बेटा, क्या दाम है इनके? रमानाथ, एक सर्राफ दिखाने लाया है। अभी दाम आम नहीं पूछे, मगर ऊंचे दाम होंगे। लेना तो था ही नहीं, दाम पूछकर क्या करता? जालपा, लेना ही नहीं था तो यहाँ लाए क्यों? जालपा ने ये शब्द इतने आवेश में आकर कहे कि रमा खिसिया गया। उनमें इतनी उत्तेजना, इतना तिरस्कार भरा हुआ था कि इन गहनों को लौटा ले जाने की उसकी हिम्मत न पड़ी। बोला, तो ले लूं? जालपा, अम्मा लेने ही नहीं कहती तो लेकर क्या करोगे, क्या मुफ्त में दे रहा है? रमानाथ, समझ लो मुफ्त ही मिलते हैं। जालपा, सुनती हो अम्मा जी इनकी बातें, आप जाकर लौटा आइए, जब हाथ में रुपए होंगे तो बहुत गहने मिलेंगे। जागेश्वरी ने मोहासिक्त स्वर में कहा, रुपए अभी तो नहीं मांगता। जालपा, उधार भी देगा तो सूद तो लगा ही लेगा। रमानाथ, तो लौटा दूं? एक बात चटपट तय कर डालो, लेना हो ले लो, न लेना हो तो लौटा दो, मोह और दुविधा में न पड़ो। जालपा को ये स्पष्ट बातचीत इस समय बहुत कठोर लगी। रमा के मुंह से उसे ऐसी आशा न थी। इनकार करना उसका काम था, रमा को लेने के लिए आग्रह करना चाहिए था। जागेश्वरी की ओर लालायित नजरों से देखकर बोली, लौटा दो, रात दिन के तकाजे कौन सहेगा। वह केसों को बंद करने ही वाली थी कि जागेश्वरी ने कंगन उठाकर पहन लिया, मानो एक क्षण भर पहनने से ही उसकी साध पूरी हो जाएगी। फिर मन में इस ओछेपन पर लज्जित होकर वह उसे उतारना ही चाहती थी कि रमा ने कहा, अब तुमने पहन लिया है अम्मा, तो पहने रहो, मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। जागेश्वरी की आंखें सजल हो गई। जो लालसा आज तक न पूरी हो सकी, वो आज रमा की मात भक्ति से पूरी हो रही थी। लेकिन क्या वह अपने प्रिय पुत्र पर ऋण का इतना भारी बोझ रख देगी? अभी वह बेचारा बालक है, उसकी सामर्थ्य ही क्या है। न जाने रुपए जल्द हाथ आए या देर में, दाम भी तो नहीं मालूम। अगर ऊंचे दामों का हुआ तो बेचारा देगा कहाँ से, उसे कितने तकाजे सहने पड़ेंगे और कितना लज्जित होना पड़ेगा। कातर स्वर में बोली, नहीं बेटा, मैंने यूं ही पहन लिया था, ले जाओ, लौटा दो। माता का उदास मुख देखकर रमा का हृदय मात्र प्रेम से हिल उठा। क्या ऋण के भय से वह अपनी त्यागमूर्ति माता की इतनी सेवा भी न कर सकेगा? माता के प्रति उसका कुछ कर्तव्य भी तो है।
बोला, रुपए बहुत मिल जाएंगे अम्मा, तुम इसकी चिंता मत करो। जागेश्वरी ने बहू की ओर देखा, मानो कह रही थी कि रमा मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। जालपा उदासीन भाव से बैठी थी। कदाचित उसे भय हो रहा था कि माताजी यह कंगन ले न लें। मेरा कंगन पहन लेना बहू को अच्छा नहीं लगा, इसमें जागेश्वरी को संदेह नहीं रहा। उसने तुरंत कंगन उतार डाला और जालपा की ओर बढ़ाकर बोली, मैं अपनी ओर से तुम्हें भेंट करती हूँ। मुझे जो कुछ पहनना ओढ़ना था और पहन चुकी, अब जरा तुम पहनो, देखो। जालपा को इसमें जरा भी संदेह न था कि माताजी के पास रुपए की कमी नहीं। वह समझी, शायद आज वह पसीज गई हैं और कंगन के रुपए दे देंगी। एक क्षण पहले उसने समझा था कि रुपए रमा को देने पड़ेंगे, इसीलिए इच्छा रहने पर भी वह उसे लौटा देना चाहती थी। जब माताजी उसका दाम चुका रही थी तो वह क्यों इनकार करती, मगर ऊपरी मन से बोली, रुपए न हो तो रहने दीजिए अम्मा जी, अभी कौन जल्दी है। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, तो तुम ये कंगन ले रही हो। जालपा, अम्मा जी नहीं मानती तो मैं क्या करूं? रमानाथ, और ये रिंग, इन्हें भी क्यों नहीं रख लेती? जालपा, जाकर दाम तो पूछ आओ। रमा ने अधीर होकर कहा, तुम इन चीजों को ले जाओ, तुम्हें दाम से क्या मतलब। रमा ने बाहर आकर दलाल से दाम पूछा तो सन्नाटे में आ गया। कंगन 700 के थे और रिंग 150 के। उसका अनुमान था कि कंगन अधिक से अधिक 300 के होंगे और रिंग 40-50 रुपए के। पछताए कि पहले ही दाम क्यों न पूछ लिए, नहीं तो इन चीजों को घर में ले जाने की नौबत ही क्यों आती। उधारते हुए शर्म आती थी, मगर कुछ भी हो, उधारना तो पड़ेगा ही। इतना बड़ा बोझ वह सिर पर नहीं ले सकता। दलाल से बोला, बड़े दाम हैं भाई, मैंने तो 300-400 के भीतर ही आंका था। दलाल का नाम चरणदास था। बोला, दाम में एक कौड़ी फर्क पड़ जाए सरकार तो मुंह ना दिखाऊं। धनीराम की कोठी का तो माल है, आप चलकर पूछ लें। दमड़ी रुपए की दलाली अलबत्ता मेरी है, आपकी मर्जी हो दीजिए या न दीजिए। रमानाथ, तो भाई इन दामों की चीजें तो इस वक्त हमें नहीं लेनी है। चरणदास, ऐसी बात न कहिए बाबूजी, आपके लिए इतने रुपए कौन बड़ी बात है। 2 महीने भी माल चल जाए तो उसके दूने हाथ आ जाएंगे। आपसे बढ़कर कौन शौकीन होगा, ये सब रईसों के ही पसंद की चीजें हैं, गवार लोग इनकी कद क्या जाने। रमानाथ, 850 बहुत होते हैं भाई। चरणदास, रुपयों का मुंह न देखिए बाबूजी, जब बहूजी पहनकर बैठेगी तो एक निगाह में सारे रुपए तर जाएंगे। रमा को विश्वास था कि जालपा गहनों का यह मूल्य सुनकर आप ही बिचक जाएगी। दलाल से और ज्यादा बातचीत न की, अंदर जाकर बड़े जोर से हंसा और बोला, आपने इस कंगन का क्या दाम समझा था मान जी। जागेश्वरी कोई जवाब देकर बेवकूफ न बनना चाहती थी। इन जड़ाऊ चीजों में नाप तौल का तो कुछ हिसाब रहता नहीं, जितने में तय हो जाए वही ठीक है। रमानाथ, अच्छा तुम बताओ जालपा, इस कंगन का कितना दाम आंकती हो। जालपा, 600 से कम का नहीं। रमा का सारा खेल बिगड़ गया। दाम का भय दिखाकर रमा ने जालपा को डरा देना चाहा था, मगर 6 और 7 में बहुत थोड़ा ही अंतर था और संभव है चरणदास इतने ही पर राजी हो जाए। कुछ झेप कर बोला, कच्चे नगीने नहीं हैं। जालपा, कुछ भी हो, 600 से ज्यादा का नहीं। रमानाथ, और रिंग का। जालपा, अधिक से अधिक 100 रुपए। रमानाथ, यहाँ भी चूकी 150 मांगता है। जालपा, जटू है कोई, हमें इन दामों लेना ही नहीं। रमा की चाल उल्टी पड़ी। जालपा को इन चीजों के मूल्य के विषय में बहुत धोखा न हुआ था। आखिर रमा की आर्थिक दशा तो उससे छिपी न थी, फिर वह 700 रुपए की चीजों के लिए मुंह खोले बैठी थी। रमा को क्या मालूम था कि जालपा कुछ और ही समझकर कंगन पर लहराई थी। अब तो गला छूटने का एक ही उपाय था और वह ये कि दलाल 600 पर राजी न हो। बोला, वह 8.5 से कौड़ी कम न लेगा। जालपा, तो लौटा दो। रमानाथ, मुझे तो लौटाते शर्म आती है। अम्मा, जरा आप ही दालान में चलकर कह दें, हमें 700 से ज्यादा नहीं देना है, देना होता तो दे दो, नहीं चले जाओ। जागेश्वरी, हाँ रे, क्यों नहीं, उस दलाल से मैं बातें करने जाऊं। जालपा, तुम ही क्यों नहीं कह देते, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं। रमानाथ, मुझसे साफ जवाब न देते बनेगा, दुनिया भर की खुशामद करेगा। चुनी चुना, आप बड़े आदमी हैं, रईस हैं, राजा हैं, आपके लिए 150 क्या चीज है, मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। जालपा, अच्छा चलो मैं ही कह देती हूँ। रमानाथ, वाह, फिर तो सब काम ही बन गया। रमा पीछे दुबक गया। जालपा दालान में आकर बोली, जरा यहाँ आना जी। ओ सर्राफ, लूटने आए हो या माल बेचने आए हो। चरणदास बरामदे से उठकर द्वार पर आया और बोला, क्या हुक्म है सरकार। जालपा, माल बेचने आते हो या जटने आते हो, 700 रुपए कंगन के मांगते हो।
चरणदास 700 तो उसकी कारीगरी के दाम है हुजूर। जालपा अच्छा तो जो उस पर 700 निछावर कर दे उसके पास ले जाओ। रिंग के 150 कहते हो, लूट है क्या? मैं तो दोनों चीजों के 700 से अधिक न दूंगी। चरणदास बहू जी आप तो अंधेर करती हैं, कहाँ 850 और कहाँ 700। जालपा तुम्हारी खुशी, अपनी चीज ले जाओ। चरणदास इतने बड़े दरबार में आकर चीज लौटा ले जाऊं? आप यूं ही पहने 10-5 रुपए की बात होती तो आपकी जबान न उधरता। आपसे झूठ नहीं कहता बहू जी, इन चीजों पर पैसा रुपा नकद है। उसी एक पैसे में दुकान का भाड़ा, बका खाता, दस्तूरी, दलाली सब समझिए। एक बात ऐसी समझकर कहिए कि हमें भी 4 पैसे मिल जाएं, सवेरे सवेरे लौटना ना पड़े। जालपा कह दिए वही 700। चरणदास ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह किसी धर्म संकट में पड़ गया है। फिर बोला, सरकार है तो घाटा ही, पर आपकी बात नहीं टालते बनती। रुपए कब मिलेंगे? जालपा जल्दी ही मिल जाएंगे। जालपा अंदर जाकर बोली, आखिर दिया कि नहीं 700 में 150 साफ उड़ा लिए जाता था। मुझे पछतावा हो रहा है कि कुछ और कम क्यों न कहा। वे लोग इस तरह ग्राहकों को लूटते हैं। रमा इतना भारी बोझ लेते घबरा रहा था, लेकिन परिस्थिति ने कुछ ऐसा रंग पका कि बोझ उस पर लद ही गया। जालपा तो खुशी की उमंग में दोनों चीजें लिए ऊपर चली गई, पर रमा सिर झुकाए चिंता में डूबा खड़ा था। जालपा ने उसकी दशा जानकर भी इन चीजों को क्यों ठुकरा नहीं दिया, क्यों जोर देकर नहीं कहा मैं न लूंगी, क्यों दुविधों में पड़ी रही। 550 भी चुकाना मुश्किल था, इतने और कहां से आएंगे। असल में गलती मेरी ही है, मुझे दलाल को दरवाजे से ही दुत्कार देना चाहिए था, लेकिन उसने मन को समझाया यह अपने ही पापों का तो प्रायश्चित है। फिर आदमी इसीलिए तो कमाता है। रोटियों के लाले थोड़े ही थे। भोजन करके जब रमा ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा आईने के सामने खड़ी कानों में रिंग पहन रही थी। उसे देखते ही बोली, आज किसी अच्छे का मुंह देखकर उठी थी, 2 चीजें मुफ्त हाथ आ गई। रमा ने विस्मय से पूछा, मुफ्त क्यों? रुपए न देने पड़ेंगे? जालपा रुपए तो अम्मा जी देंगी। रमानाथ क्या कुछ कहती थी? जालपा उन्होंने मुझे भेज दिए हैं, तो रुपए कौन देगा? रमा ने उसके भोलेपन पर मुस्करा कर कहा, यही समझकर तुमने ये चीजें ले ली। अम्मा को देना होता तो उसी वक्त दे देती जब गहने चोरी गए थे। क्या उनके पास रुपए न थे? जालपा असमंजस में पड़कर बोली, तो मुझे क्या मालूम था। अब भी तो लौटा सकते हो, कह देना जिसके लिए लिया था उसे पसंद नहीं आया। ये कहकर उसने तुरंत कानों से रिंग निकाल लिए, कंगन भी उतार डाले और दोनों चीजें केस में रखकर उसकी तरफ इस तरह बढ़ाई जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। वह चूहे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं होने देती, उसे छोड़कर भी नहीं छोड़ती, हाथों को फैलाने का साहस नहीं होता था। क्या उसके हृदय की भी यही दशा न थी? उसके मुख पर हवाएं उड़ रही थी। क्यों वह रमा की ओर न देखकर भूमि की ओर देख रही थी? क्यों सिर ऊपर न उठाती थी? किसी संकट से बच जाने में जो हार्दिक आनंद होता है वह कहाँ था? उसकी दशा ठीक उस माता की सी थी जो अपने बालक को विदेश जाने की अनुमति दे रही हो। वही विवशता, वही कातरता, वही ममता इस समय जालपा के मुख पर उदय हो रही थी। रमा उसके हाथ से केसों को ले सके, इतना कड़ा संयम उसमें न था। उसे तकाजे सहना, लज्जित होना, मुंह छिपाए फिरना, चिंता की आग में जलना, सब कुछ सहना मंजूर था। ऐसा काम करना नामंजूर था जिससे जालपा का दिल टूट जाए, वह अपने को अभागिन समझने लगे। उसका सारा ज्ञान, सारी चेष्टा, सारा विवेक इस आघात का विरोध करने लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने विजय पाए। उसने मुस्करा कर कहा, रहने दो, अब ले लिया है तो क्या लौटाएं, अम्मा जी भी हंसेंगी। जालपा ने बनावटी कांपते हुए कंठ से कहा, अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाना चाहिए। एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या जरूरत है? रमा ने मानो जल में डूबते हुए कहा, ईश्वर मालिक है, और तुरंत नीचे चला गया। हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति का कैसे होम कर देते हैं। अगर जालपा मोह के इस झोंके में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमा संकोच के आगे सिर न झुका देता, दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, तो वे पथ भ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर न जाते। 11 बज गए थे, दफ्तर के लिए देर हो रही थी, पर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके लौट रहा हो। गबन उपन्यास भाग 15। जालपा अब वह एकांतवासिनी रमणी न थी जो दिन भर मुंह लपेटे उदास पड़ी रहती थी। उसे अब घर में बैठना अच्छा नहीं लगता था। अब तक तो वह मजबूर थी, कहीं आ जा न सकती थी। अब ईश्वर की दया से उसके पास भी गहने हो गए थे, फिर वो क्यों मन मारे घर में पड़ी रहती।
वस्त्राभूषण कोई मिठाई तो नहीं जिसका स्वाद एकांत में लिया जा सके। आभूषणों को संदूकची में बंद करके रखने से क्या फायदा। मोहल्ले या बिरादरी में कहीं से बुलावा आता तो वह सास के साथ अवश्य जाती। कुछ दिनों के बाद सास की जरूरत भी न रही, वह अकेली आने जाने लगी। फिर कार्य प्रयोजन की कैद भी नहीं रही। उसके रूप लावण्य, वस्त्र, आभूषण और शील विनय ने मोहल्ले की स्त्रियों में उसे जल्दी ही सम्मान के पद पर पहुंचा दिया। उसके बिना मंडली सूनी रहती थी। उसका कंठ स्वर इतना कोमल था, भाषण इतना मधुर, छवि इतनी अनुपम कि वह मंडली की रानी मालूम होती थी। उसके आने से मोहल्ले के नारी जीवन में जान सी पड़ गई। नित्य ही कहीं न कहीं जमाव हो जाता। घंटे 2 घंटे गा बजाकर या गपशप करके रमणियां दिल बहला लिया करती। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, गागुन में 15 दिन बराबर गाना होता रहा। जालपा ने जैसा रूप पाया था वैसा ही उदार हृदय भी पाया था। पान पत्तों का खर्च प्रायः उसी के मत्थे पड़ता। कभी कभी गायें बुलाई जाती, उनकी सेवा सत्कार का भार उसी पर था। कभी कभी वह स्त्रियों के साथ गंगा स्नान करने जाती, तांगे का किराया और गंगा तट पर जलपान का खर्च भी उसके मत्थे जाता। इस तरह उसके 2-3 रुपए रोज उड़ जाते थे। रमा आदर्श पति था। जालपा अगर मांगती तो प्राण तक उसके चरणों पर रख देता। रुपए की हैसियत ही क्या थी, उसका मुंह जोहता रहता था। जालपा उससे इन जमघटों की रोज चर्चा करती। उसका स्त्री समाज में कितना आदर सम्मान है, ये देखकर वह फूला न समाता था। एक दिन इस मंडली को सिनेमा देखने की धुन सवार हुई। वहां की बहार देखकर सब की सब मुग्ध हो गई। फिर तो आए दिन सिनेमा की सैर होने लगी। रमा को अब तक सिनेमा का शौक न था। शौक होता भी तो क्या करता, अब हाथ में पैसे आने लगे थे। उस पर जालपा का आग्रह, फिर भला वह क्यों न जाता। सिनेमा गृह में ऐसी कितनी ही रमणियां मिलती जो मुंह खोले निसंकोच हंसती बोलती रहती थी। उनकी आजादी गुप्त रूप से जालपा पर भी जादू डालती जाती थी। वह घर से बाहर निकलते ही मुंह खोल लेती, मगर संकोचवश पर्दे वाली स्त्रियों के ही स्थान पर बैठती। उसकी कितनी इच्छा होती कि रमा भी उसके साथ बैठता। आखिर वो उन फैशनेबल औरतों से किस बात में कम है। रूप रंग में वह हेठी नहीं, सज धज में किसी से कम नहीं, बातचीत करने में कुशल, फिर वो क्यों पर्दे वालियों के साथ बैठे। रमा बहुत शिक्षित न होने पर भी देश और काल के प्रभाव से उदार था। पहले तो वह पर्दे का ऐसा अनन्य भक्त था कि माता को कभी गंगा स्नान कराने लिवा जाता तो पंडों तक से न बोलने देता। कभी माता की हंसी मर्दाने में सुनाई देती तो आकर बिगड़ता, तुमको जरा भी शर्म नहीं है अम्मा, बाहर लोग बैठे हुए हैं और तुम हंस रही हो। मां लज्जित हो जाती थी। किंतु अवस्था के साथ रमा का ये लिहाज गायब होता जाता था। उस पर जालपा की रूप छटा उसके साहस को और भी उभोजित करती थी। जालपा रूपहीन, काली कलूटी, फूहड़ होती तो वह जबरदस्ती उसको पर्दे में बैठाता। उसके साथ घूमने या बैठने में उसे शर्म आती। जालपा जैसी अनन्य सुंदरी के साथ सैर करने में आनंद के साथ गौरव भी तो था। वहां के सभ्य समाज की कोई महिला रूप, गठन और श्रृंगार में जालपा की बराबरी न कर सकती थी। देहात की लड़की होने पर भी शहर के रंग में वो इस तरह रंग गई थी मानो जन्म से शहर ही में रहती आई है। थोड़ी सी कमी अंग्रेजी शिक्षा की थी, उसे भी रमा पूरी किए देता था। मगर पर्दे का ये बंधन टूटे कैसे। भवन में रमा के कितने ही मित्र, कितनी ही जान पहचान के लोग बैठे नजर आते थे। वे उसे जालपा के साथ बैठे देखकर कितना हंसेंगे। आखिर एक दिन उसने समाज के सामने ताल ठोंक कर खड़े हो जाने का निश्चय कर ही लिया। जालपा से बोला, आज हम तुम सिनेमा घर में साथ बैठेंगे। जालपा के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। हार्दिक आनंद की आभा चेहरे पर झलक उठी। बोली, सच? नहीं भाई, साथ वालियां जीने न देंगी। रमानाथ, इस तरह डरने से तो फिर कभी कुछ न होगा। यह क्या स्वांग है कि स्त्रियां मुंह छिपाए चिक की आड़ में बैठी रहें। इस तरह यह मामला भी तय हो गया। पहले दिन दोनों झेपते रहे, लेकिन दूसरे दिन से हिम्मत खुल गई। कई दिनों के बाद वह समय भी आया कि रमा और जालपा संध्या समय पार्क में साथ साथ टहलते दिखाई दिए। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, कहीं बाबूजी देख लें तो। रमानाथ, तो क्या, कुछ नहीं। जालपा, मैं तो मारे शर्म के गड़ जाऊं। रमानाथ, अभी तो मुझे भी शर्म आएगी, मगर बाबूजी खुद ही इधर न आएंगे। जालपा, और जो कहीं अम्मा जी देख लें। रमानाथ, अम्मा से कौन डरता है, 2 दलीलों में ठीक कर दूंगा। 10 ही 5 दिन में जालपा ने नए महिला समाज में अपना रंग जमा लिया। उसने इस समाज में इस तरह प्रवेश किया जैसे कोई कुशल वक्ता पहली बार परिषद के मंच पर आता है। विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करने की इच्छा होने पर भी उसकी प्रतिभा के सामने सिर झुका देते हैं।
जालपा भी आई, देखा और विजय कर लिया। उसके सौंदर्य में वह गरिमा, वह कठोरता, वह शान, वह तेजस्विता थी जो कुलीन महिलाओं के लक्षण हैं। पहले ही दिन एक महिला ने जालपा को चाय का निमंत्रण दे दिया और जालपा इच्छा न रहने पर भी उसे अस्वीकार न कर सकी। जब दोनों प्राणी वहां से लौटे तो रमा ने चिंतित स्वर में कहा, तो कल इसकी चाय पार्टी में जाना पड़ेगा। जालपा, क्या करती, इनकार करते भी तो न बनता था। रमानाथ, तो सवेरे तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी ला दूं। जालपा, क्या मेरे पास साड़ी नहीं है, जरा देर के लिए 50-60 रुपए खर्च करने से फायदा। रमानाथ, तुम्हारे पास अच्छी साड़ी कहाँ है, इसकी साड़ी तुमने देखी, ऐसी ही तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। जालपा ने विवशता के भाव से कहा, मुझे साफ कह देना चाहिए था कि फुर्सत नहीं है। रमानाथ, फिर इनकी दावत भी तो करनी पड़ेगी। जालपा, ये तो बुरी विपत्ति गले पड़ी। रमानाथ, विपत्ति कुछ नहीं है, सिर्फ यही ख्याल है कि मेरा मकान इस काम के लायक नहीं। मेज, कुर्सियां, चाय के सेट रमेश के यहाँ से मांग लाऊंगा, लेकिन घर के लिए क्या करूं? जालपा, क्या ये जरूरी है कि हम लोग भी दावत करें? रमा ने ऐसी बात का कुछ उत्तर न दिया। उसे जालपा के लिए एक जूते की जोड़ी और सुंदर कलाई की घड़ी की फिक्र पैदा हो गई। उसके पास कौड़ी भी न थी, उसका खर्च रोज बढ़ता जाता था। अभी तक गहने वालों को एक पैसा भी देने की नौबत न आई थी। एक बार गंगू महाराज ने इशारे से तकाजा भी किया था, लेकिन ये भी तो नहीं हो सकता कि जालपा फटे हालों चाय पार्टी में जाए। नहीं, जालपा पर वह इतना अन्याय नहीं कर सकता। इस अवसर पर जालपा की रूप शोभा का सिक्का बैठ जाएगा। सभी तो आज चमाचम साड़ियां पहने हुए थी, जड़ाऊ, कंगन और मोतियों के हारों की भी तो कमी न थी, पर जालपा अपने सादे आवरण में उनसे कोसों आगे थी। उसके सामने एक भी नहीं जचती थी। यह मेरे पूर्व कर्मों का फल है कि मुझे ऐसी सुंदरी मिली। आखिर यही तो खाने पहनने और जीवन का आनंद उठाने के दिन हैं। जब जवानी ही में सुख न उठाया तो बुढ़ापे में क्या कर लेंगे? बुढ़ापे में मान लिया धन हुआ ही तो क्या यौवन बीत जाने पर विवाह किस काम का? साड़ी और घड़ी लाने की उसे धुन सवार हो गई। रात भर तो उसने सब्र किया, दूसरे दिन दोनों चीजें लाकर ही दम लिया। जालपा ने झुंझलाकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि इन चीजों का काम नहीं है, 150 से कम की न होंगी। रमानाथ, 150? इतना फजूल खर्च मैं नहीं हूँ। जालपा, 150 से कम की ये चीजें नहीं है। जालपा ने घड़ी कलाई में बांध ली और साड़ी को खोलकर मंत्रमुग्ध नजरों से देखा। रमानाथ, तुम्हारी कलाई पर यह घड़ी कैसी खिल रही है, मेरे रुपए वसूल हो गए। जालपा, सच बताओ, कितने रुपए खर्च हुए? रमानाथ, सच बता दूं, 135 रुपए, 75 रुपए की साड़ी, 10 के जूते और 50 की घड़ी। जालपा, ये 150 ही हुए, मैंने कुछ बढ़ाकर थोड़े कहा था, मगर ये सब रुपए अदा कैसे होंगे? उस चुड़ैल ने व्यर्थ ही मुझे निमंत्रण दे दिया, अब मैं बाहर जाना ही छोड़ दूंगी। रमा भी इसी चिंता में मग्न था, पर उसने अपने भाव को प्रकट करके जालपा के हर्ष में बाधा न डाली। बोला, सब अदा हो जाएगा। जालपा ने तिरस्कार के भाव से कहा, कहाँ से अदा हो जाएगा, जरा सुनूं। कौड़ी तो बचती नहीं, अदा कहाँ से हो जाएगा? वह तो कहो बाबूजी घर का खर्च संभाले हुए हैं, नहीं तो मालूम होता। क्या तुम समझते हो कि मैं गहने और शादियों पर मरती हूँ? इन चीजों को लौटा आओ। रमा ने प्रेमपूर्ण नजरों से कहा, इन चीजों को रख लो, फिर तुमसे बिना पूछे कुछ न लाऊंगा। संध्या समय जब जालपा ने नई साड़ी और नए जूते पहने, घड़ी कलाई पर बांधी और आईने में अपनी सूरत देखी, तो मारे गर्व और उल्लास के उसका मुखमंडल प्रज्वलित हो उठा। उसने उन चीजों के लौटाने के लिए सच्चे दिल से कहा हो, पर इस समय वह इतना त्याग करने को तैयार न थी। संध्या समय जालपा और रमा छावनी की ओर चले। महिला ने केवल बंगले का नंबर बतला दिया था। बंगला आसानी से मिल गया। गाटक पर साइन बोर्ड था, इंदुभूषण, एडवोकेट, हाई कोर्ट। अब रमा को मालूम हुआ कि वह महिला पंडित इंदुभूषण की पत्नी थी। पंडित जी काशी के नामी वकील थे। रमा ने उन्हें कितनी ही बार देखा था, पर इतने बड़े आदमी से परिचय का सौभाग्य उसे कैसे होता? 6 महीने पहले वह कल्पना भी न कर सकता था कि किसी दिन उसे उनके घर निमंत्रित होने का गौरव प्राप्त होगा, पर जालपा की बदौलत आज वो अनहोनी बात हो गई। वह काशी के बड़े वकील का मेहमान था। रमा ने सोचा था कि बहुत से स्त्री पुरुष निमंत्रित होंगे, पर यहाँ वकील साहब और उनकी पत्नी रतन के सिवा और कोई न था। रतन इन दोनों को देखते ही बरामदे में निकल आई और उनसे हाथ मिलाकर अंदर ले गई और अपने पति से उनका परिचय कराया। पंडित जी ने आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे दोनों मेहमानों से हाथ मिलाया और मुस्कुराकर कहा, क्षमा कीजिएगा बाबू साहब, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आप यहाँ किसी ऑफिस में हैं?
रमा ने झेपते हुए कहा, जी हाँ, म्यूनिसिपल ऑफिस में हूँ। अभी हाल ही में आया हूँ। कानून की तरफ जाने का इरादा था, पर नए वकीलों की यहाँ जो हालत हो रही है उसे देखकर हिम्मत न पड़ी। रमा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए जरा सा झूठ बोलना अनुचित न समझा। इसका असर बहुत अच्छा हुआ। अगर वह साफ कह देता, मैं 25 रुपए का क्लर्क हूँ, तो शायद वकील साहब उससे बातें करने में अपना अपमान समझते। बोले, आपने बहुत अच्छा किया जो इधर नहीं आए। वहाँ 2-4 साल के बाद अच्छी जगह पर पहुँच जाएंगे। यहाँ संभव है 10 साल तक आपको कोई मुकदमा ही न मिलता। जालपा को अभी तक संदेह हो रहा था कि रतन वकील साहब की बेटी है या पत्नी। वकील साहब की उम्र 60 से नीचे न थी। चिकनी चांद आसपास के सफेद बालों के बीच में वार्निश की हुई लकड़ी की भांति चमक रही थी। मूंछें साफ थीं, पर माथे की शिकन और गालों की झुर्रियां बतला रही थी कि यात्री संसार यात्रा से थक गया है। आराम कुर्सी पर लेटे हुए वो ऐसे मालूम होते थे जैसे बरसों के मरीज हों। हाँ, रंग गोरा था, जो 60 साल की गर्मी सर्दी खाने पर भी उड़ न सका था। ऊंची नाक थी, ऊंचा माथा और बड़ी बड़ी आंखें जिनमें अभिमान भरा हुआ था। उनके मुख से ऐसा भासित होता था कि उन्हें किसी से बोलना या किसी बात का जवाब देना भी अच्छा नहीं लगता। इसके प्रतिकूल रतन सांवली, सुगठित युवती थी, बड़ी मिलनसार, जिसे गर्व ने छुआ तक न था। सौंदर्य का उसके रूप में कोई लक्षण न था। नाक चिपई थी, मुख गोल, आंखें छोटी, फिर भी वह रानी सी लगती थी। जालपा उसके सामने ऐसी लगती थी जैसे सूर्यमुखी के सामने जूही का फूल। चाय आई, मेवे, फल, मिठाई, बर्फ की कुल्फी सब मेजों पर सजा दिए गए। रतन और जालपा एक मेज पर बैठी, दूसरी मेज रमा और वकील साहब की थी। रमा मेज के सामने जा बैठा, मगर वकील साहब अभी आराम कुर्सी पर लेटे ही हुए थे। रमा ने मुस्कराकर वकील साहब से कहा, आप भी तो आएं। वकील साहब ने लेटे लेटे मुस्कराकर कहा, आप शुरू कीजिए, मैं भी आया जाता हूँ। लोगों ने चाय पी, फल खाए, पर वकील साहब के सामने हंसते बोलते रमा और जालपा दोनों ही झिझकते थे। जिंदादिल बूढ़ों के साथ तो सोबत का आनंद उठाया जा सकता है, लेकिन ऐसे रूखे निर्जीव मनुष्य जवान भी हों तो दूसरों को मुर्दा बना देते हैं। वकील साहब ने बहुत आग्रह करने पर 2 घूंट चाय पी, दूर से बैठे तमाशा देखते रहे। इसलिए जब रतन ने जालपा से कहा, चलो हम लोग जरा बागीचे की सैर करें, इन दोनों महाशयों को समाज और नीति की विवेचना करने दें, तो मानो जालपा के गले का गंदा छूट गया। रमा ने पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति उन दोनों को कमरे से निकलते देखा और एक लंबी सांस ली। वह जानता कि यहाँ यह विपत्ति उसके सिर पड़ जाएगी तो आने का नाम न लेता। वकील साहब ने मुंह सिकोड़कर पहलू बदला और बोले, मालूम नहीं पेट में क्या हो गया है कि कोई चीज हजम ही नहीं होती, दूध भी नहीं हजम होता। चाय को लोग न जाने क्यों इतने शौक से पीते हैं। मुझे तो इसकी सूरत से भी डर लगता है। पीते ही बदन में ऐंठन सी होने लगती है और आंखों से चिनगारियां सी निकलने लगती हैं। रमा ने कहा, आपने हाजमे की कोई दवा नहीं की। वकील साहब ने अरुचि के भाव से कहा, दवाओं पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं। इन वैद्य और डॉक्टरों से ज्यादा बेसमझ आदमी संसार में न मिलेंगे। किसी में निदान की शक्ति नहीं। 2 वैद्यों 2 डॉक्टरों के निदान कभी न मिलेंगे। लक्षण वही है, पर एक वैद्य रक्त दोष बतलाता है, दूसरा पित्त दोष, एक डॉक्टर फेफड़े का सूजन बतलाता है, दूसरा आमाशय का विकार। बस अनुमान से दवा की जाती है और निर्दयता से रोगियों की गर्दन पर छुरी अठरी जाती है। इन डॉक्टरों ने मुझे तो अब तक जहन्नुम पहुंचा दिया होता, पर मैं उनके पंजे से निकल भागा। योगाभ्यास की बड़ी प्रशंसा सुनता हूँ, पर कोई ऐसे महात्मा नहीं मिलते जिनसे कुछ सीख सकूं। किताबों के आधार पर कोई क्रिया करने से लाभ के बदले हानि होने का डर रहता है। यहाँ तो आरोग्य शास्त्र का खंडन हो रहा था, उधर दोनों महिलाओं में प्रगाढ़ स्नेह की बातें हो रही थी। रतन ने मुस्कराकर कहा, मेरे पतिदेव को देखकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। जालपा को आश्चर्य ही नहीं, भ्रम भी हुआ था। बोली, वकील साहब का दूसरा विवाह होगा। रतन, हाँ, अभी 5 ही बरस तो हुए हैं। इनकी पहली स्त्री को मरे 35 वर्ष हो गए। उस समय इनकी अवस्था कुल 25 साल की थी। लोगों ने समझाया, दूसरा विवाह कर लो, पर इनके एक लड़का हो चुका था। विवाह करने से इनकार कर दिया और 30 साल तक अकेले रहे। मगर आज 5 वर्ष हुए, जवान बेटे का देहांत हो गया, तब विवाह करना आवश्यक हो गया। मेरे माँ बाप न थे, मामा जी ने मेरा पालन किया था। कह नहीं सकती, इनसे कुछ ले लिया या इनकी सज्जनता पर मुग्ध हो गए। मैं तो समझती हूँ ईश्वर की यही इच्छा थी, लेकिन मैं जब से आई हूँ मोटी होती चली जाती हूँ।
डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती। बहन, मुझे तो संतान की लालसा नहीं है, लेकिन मेरे पति मेरी दशा देखकर बहुत दुखी रहते हैं। मैं ही इनके सब रोगों की जड़ हूँ। आज ईश्वर मुझे एक संतान दे दे तो इनके सारे रोग भाग जाएंगे। कितना चाहती हूँ कि दुबली हो जाऊं। गर्म पानी से टब स्नान करती हूँ, रोज पैदल घूमने जाती हूँ, घी दूध कम खाती हूँ, भोजन आधा कर दिया है। जितना परिश्रम करते बनता है करती हूँ, फिर भी दिन दिन मोटी ही होती जाती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूँ। जालपा, वकील साहब तुमसे चिढ़ते होंगे। रतन, नहीं बहन, बिल्कुल नहीं। भूलकर भी कभी मुझसे इसकी चर्चा नहीं की। उनके मुंह से कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं निकला जिससे उनकी मनोव्यथा प्रकट होती, पर मैं जानती हूँ ये चिंता उन्हें मारे डालती है। अपना कोई बस नहीं है, क्या करूँ। मैं जितना चाहूँ खर्च करूँ, जैसे चाहूँ रहूँ, कभी नहीं बोलते। जो कुछ पाते हैं लाकर मेरे हाथ पर रख देते हैं। समझाती हूँ, अब तुम्हें वकालत करने की क्या जरूरत है, आराम क्यों नहीं करते। पर इनसे घर पर बैठे रहा नहीं जाता, केवल 2 चपातियों से नाता है। बहुत जिद की तो 2-4 दाने अंगूर खा लिए। मुझे तो उन पर दया आती है। अपने से जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। आखिर वह मेरे ही लिए तो अपनी जान खपा रहे हैं। जालपा, ऐसे पुरुष को देवता समझना चाहिए। यहाँ तो एक स्त्री मरी नहीं कि दूसरा ब्याह रच गया। 30 साल अकेले रहना सबका काम नहीं है। रतन, हाँ बहन, हैं तो देवता ही। अब भी कभी उस स्त्री की चर्चा आ जाती है तो रोने लगते हैं। तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाऊंगी। देखने में जितने कठोर मालूम होते हैं, भीतर से इनका हृदय उतना ही नर्म है। कितने ही अनाथों, विधवाओं और गरीबों के महीने बांध रखे हैं। तुम्हारा वह कंगन तो बड़ा सुंदर है। जालपा, हाँ, बड़े अच्छे कारीगर का बनाया हुआ है। रतन, मैं तो यहाँ किसी को जानती ही नहीं। वकील साहब को गहनों के लिए कष्ट देने की इच्छा नहीं होती। मामूली सुनारों से बनवाते डर लगता है, न जाने क्या मिला दे। मेरी सपत्नी जी के सब गहने रखे हुए हैं, लेकिन वह मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम बाबू रमानाथ से मेरे लिए ऐसा ही एक जोड़ा कंगन बनवा दो। जालपा, देखिए, पूछती हूँ। रतन, आज तुम्हारे आने से जी बहुत खुश हुआ। दिन भर अकेली पड़ी रहती हूँ, जी घबराया करता है। किसके पास जाऊं, किसी से परिचय नहीं, और न मेरा मन ही चाहता है कि उनसे मांग करूं। 2-1 महिलाओं को बुलाया, उनके घर गई, चाहा कि उनसे बहनापा जोड़ लूं, लेकिन उनके आचार विचार देखकर उनसे दूर रहना ही अच्छा मालूम हुआ। दोनों ही मुझे उल्लू बनाकर जटना चाहती थी। मुझसे रुपए उधार ले गई और आज तक दे रही हैं। श्रृंगार की चीजों पर मैंने उनका इतना प्रेम देखा कि कहते लज्जा आती है। तुम घड़ी आधा घड़ी के लिए रोज चली आया करो बहन। जालपा, वाह, इससे अच्छा और क्या होगा। रतन, मैं मोटर भेज दिया करूंगी। जालपा, क्या जरूरत है, तांगे तो मिलते ही हैं। रतन, न जाने क्यों तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता। तुम्हें पाकर रमानाथ जी अपना भाग्य सराहते होंगे। जालपा ने मुस्कराकर कहा, भाग्य वाग्य तो कहीं नहीं सराहते, गुड़कियां जमाया करते हैं। रतन, सच, मुझे तो विश्वास नहीं आता। लो, वह भी तो आ गए। पूछना, ऐसा दूसरा कंगन बनवा देंगे। जालपा, रमा से, क्यों चरणदास से कहा जाए तो ऐसा कंगन कितने दिन में बना देगा। रतन ऐसा ही कंगन बनवाना चाहती है। रमा ने तत्परता से कहा, हाँ, बना क्यों नहीं सकता, इससे बहुत अच्छे बना सकता है। रतन, इस जोड़े के क्या लिए थे। जालपा, 800 के थे। रतन, कोई हर्ज नहीं, मगर बिल्कुल ऐसा ही हो, इसी नमूने का। रमा, हाँ हाँ, बनवा दूंगा। रतन, मगर भाई, अभी मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुपए के मामले में पुरुष महिलाओं के सामने कुछ नहीं कह सकता। क्या वह कह सकता है, इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं हैं। वह मर जाएगा, पर यह उज्र न करेगा। वह कर्ज लेगा, दूसरों की खुशामद करेगा, पर स्त्री के सामने अपनी मजबूरी न दिखाएगा। रुपए की चर्चा को ही वह तुच्छ समझता है। जालपा पति की आर्थिक दशा अच्छी तरह जानती थी, पर यदि रमा ने इस समय कोई बहाना कर दिया होता तो उसे बहुत बुरा मालूम होता। वह मन में डर रही थी कि कहीं यह महाशय यह न कह बैठे, सर्राफ से पूछकर कहूंगा। उसका दिल धड़क रहा था। जब रमा ने वीरता के साथ कहा, हाँ हाँ, रुपए की कोई बात नहीं, जब चाहे दे दीजिएगा, तो वह खुश हो गई। रतन, तो कब तक आशा करूं। रमानाथ, मैं आज ही सर्राफ से कह दूंगा, तब भी 15 दिन तो लग ही जाएंगे। जालपा, अब की रविवार को मेरे ही घर चाय पीजिएगा। रतन ने निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और दोनों आदमी विदा हुए। घर पहुंचे तो शाम हो गई थी। रमेश बाबू बैठे हुए थे। जालपा तो तांगे से उतरकर अंदर चली गई। रमा रमेश बाबू के पास जाकर बोला, क्या आपको आए देर हुई। रमेश, नहीं, अभी तो चला आ रहा हूँ। क्या वकील साहब के यहाँ गए थे।
रमा, जी हाँ, 3 रुपए की चपत पड़ गई। रमेश, कोई हर्ज नहीं, ये रुपए वसूल हो जाएंगे। बड़े आदमियों से राह रस्म हो जाए तो बुरा नहीं है, बड़े बड़े काम निकलते हैं। एक दिन उन लोगों को भी तो बुलाओ। रमा, अब की इतवार को चाय की दावत दे आया हूँ। रमेश, कहो तो मैं भी आ जाऊं। जानते हो न, वकील साहब के एक भाई इंजीनियर हैं। मेरे एक साले बहुत दिनों से बेकार बैठे हैं। अगर वकील साहब उसकी सिफारिश कर दें तो गरीब को जगह मिल जाए। तुम जरा मेरा इंट्रोडक्शन करा देना, बाकी और सब मैं कर लूंगा। पार्टी का इंतजाम ईश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा कि मेम साहब खुश हो जाएंगी। चाय के सेट, शीशे के रंगीन गुलदानों और फानूस मैं ला दूंगा। कुर्सियां, मेजें, फर्श सब मेरे ऊपर छोड़ दो। न कुली की जरूरत, न मजूर की, उन्हीं मूसलचंद को रगे दूंगा। रमानाथ, तब तो बड़ा मजा रहेगा। मैं तो बड़ी चिंता में पड़ा हुआ था। रमेश, चिंता की कोई बात नहीं, उसी लौंडे को जोत दूंगा। कहूंगा, जगह चाहते हो तो कारगुजारी दिखाओ, फिर देखना कैसी दौड़ धूप करता है। रमानाथ, अभी 2-3 महीने हुए आप अपने साले को कहीं नौकर रखा चुके हैं ना? रमेश, अजी, अभी 6 और बाकी हैं, पूरे 7 जीव हैं। जरा बैठ जाओ, जरूरी चीजों की सूची बना ली जाए। आज ही से दौड़ धूप होगी, तब सब चीजें जुटा सकूंगा। और कितने मेहमान होंगे? रमानाथ, मेम साहब होंगी और शायद वकील साहब भी आए। रमेश, ये बहुत अच्छा किया, बहुत से आदमी हो जाते तो भभड़ हो जाता। हमें तो मेम साहब से काम है, हलुओं की खुशामद करने से क्या फायदा। दोनों आदमियों ने सूची तैयार की। रमेश बाबू ने दूसरे ही दिन से सामान जमा करना शुरू किया। उनकी पहुंच अच्छे अच्छे घरों में थी। सजावट की अच्छी अच्छी चीजें बटोर लाए, सारा घर जगमगा उठा। दयानाथ भी इन तैयारियों में शरीक थे। चीजों को करीने से सजाना उनका काम था। कौन गमला कहाँ रखा जाए, कौन तस्वीर कहाँ लटकाई जाए, कौन सा गलीचा कहाँ बिछाया जाए, इन प्रश्नों पर तीनों मनुष्यों में घंटों वाद विवाद होता था। दफ्तर जाने के पहले और दफ्तर से आने के बाद तीनों इन्हीं कामों में जुट जाते थे। एक दिन इस बात पर बहस छिड़ गई कि कमरे में आईना कहाँ रखा जाए। दयानाथ कहते थे, इस कमरे में आईने की जरूरत नहीं, आईना पीछे वाले कमरे में रखना चाहिए। रमेश इसका विरोध कर रहे थे। रमा दुविधों में चुपचाप खड़ा था, न इनकी सी कह सकता था, न उनकी सी। दयानाथ, मैंने सैकड़ों अंग्रेजों के ड्राइंग ईम देखे हैं, कहीं आईना नहीं देखा। आईना श्रृंगार के कमरे में रहना चाहिए, यहाँ आईना रखना बेतुकी सी बात है। रमेश, मुझे सैकड़ों अंग्रेजों के कमरों को देखने का अवसर तो नहीं मिला है, लेकिन 2-4 जरूर देखे हैं और उनमें आईना लगा हुआ देखा। फिर क्या ये जरूरी बात है कि इन जरा जरा सी बातों में भी हम अंग्रेजों की नकल करें? हम अंग्रेज नहीं, हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में बड़े बड़े आदमकद आईने रखे जाते हैं। यह तो आपने हमारे बिगड़े हुए बाबुओं की सी बात कही, जो पहनावे में, कमरे की सजावट में, बोली में, चाय और शराब में, चीनी की प्यालियों में, गर्ज दिखावे की सभी बातों में तो अंग्रेजों का मुंह चिढ़ाते हैं। लेकिन जिन बातों ने अंग्रेजों को अंग्रेज बना दिया है और जिनकी बदौलत वे दुनिया पर राज करते हैं, उनकी हवा तक नहीं छू जाती। क्या आपको भी बुढ़ापे में अंग्रेज बनने का शौक चढ़ आया है? दयानाथ अंग्रेजों की नकल को बहुत बुरा समझते थे। ये चाय पार्टी भी उन्हें बुरी मालूम हो रही थी। अगर कुछ संतोष था तो यही कि 2-4 बड़े आदमियों से परिचय हो जाएगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोट नहीं पहना था। चाय पीते थे मगर चीनी के सेट की कैद न थी। कटोरा कटोरी, गिलास, लोटा तसला किसी से भी उन्हें आपत्ति न थी, लेकिन इस वक्त उन्हें अपना पक्ष निभाने की पड़ी थी। बोले, हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में मेजें कुर्सियां नहीं होती, फर्श होता है। आपने कुर्सी मेज लगाकर इसे अंग्रेजी ढंग पर तो बना दिया, अब आईने के लिए हिंदुस्तानियों की मिसाल दे रहे हैं। या तो हिंदुस्तानी रखिए या अंग्रेजी भी। क्या कि आधा तीतर आधा बटेर। अब कोट पतलून पर चौगोशी या टोपी तो नहीं अच्छी मालूम होती। रमेश बाबू ने समझा था कि दयानाथ की जबान बंद हो जाएगी, लेकिन ये जवाब सुना तो चकराए। मैदान हाथ से जाता हुआ दिखाई दिया। बोले, तो आपने किसी अंग्रेज के कमरे में आईना नहीं देखा? भला ऐसे 10-5 अंग्रेजों के नाम तो बताइए। एक आपका वही किरटा हेड क्लर्क है, उसके सिवा और किसी अंग्रेज के कमरे में तो शायद आपने कदम भी न रखा हो। उसी किरटे को आपने अंग्रेजी रुचि का आदर्श समझ लिया है। खूब मानता हूँ दयानाथ, ये तो आपकी जबान है। उसे किरटा, चमरेशियन, पिलपिली जो चाहे कहें, लेकिन रंग को छोड़कर वह किसी बात में अंग्रेजों से कम नहीं, और उसके पहले तो यूरोपियन था। रमेश इसका कोई जवाब सोच ही रहे थे कि एक मोटर कार द्वार पर आकर रुकी और रतन बाई उतरकर बरामदे में आई। तीनों आदमी चटपट बाहर निकल आए।
रमा को इस वक्त रतन का आना बुरा मालूम हुआ। डर रहा था कि कहीं कमरे में भी न चली आए, नहीं तो सारी कलई खुल जाए। आगे बढ़कर हाथ मिलाता हुआ बोला, आइए, यह मेरे पिता हैं और यह मेरे दोस्त रमेश बाबू हैं। लेकिन उन दोनों सज्जनों ने न हाथ बढ़ाया और न जगह से हिले, सक पकाए से खड़े रहे। रतन ने भी उनसे हाथ मिलाने की जरूरत न समझी, दूर ही से उनको नमस्कार करके रमा से बोली, नहीं, बैठूंगी नहीं, इस वक्त फुर्सत नहीं है, आपसे कुछ कहना था। ये कहते हुए वह रमा के साथ मोटर तक आई और आहिस्ता से बोली, आपने सर्राफ से कह तो दिया होगा? रमा ने निसंकोच होकर कहा, जी हाँ, बना रहा है। रतन, उस दिन मैंने कहा था अभी रुपए न दे सकूंगी, पर मैंने समझा शायद आपको कष्ट हो, इसलिए रुपए मंगवा लिए। 800 चाहिए न? जालपा ने कंगन के दाम 800 बताए थे। रमा चाहता तो इतने रुपए ले सकता था, पर रतन की सरलता और विश्वास ने उसके हाथ पकड़ लिए। ऐसी उदार, निष्कपट रमणी के साथ वह विश्वासघात न कर सका। वह व्यापारियों से 2-2, 4-4 आने लेते जरा भी न झिझकता था। वह जानता था कि वे सब भी ग्राहकों को उल्टे छुरे से मुंह नड़ते हैं। ऐसों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए उसकी आत्मा को लेश मात्र भी संकोच न होता था, लेकिन इस देवी के साथ ये कपट व्यवहार करने के लिए किसी पुराने पापी की जरूरत थी। कुछ सकुचाता हुआ बोला, क्या जालपा ने कंगन के दाम 800 बतलाए थे? उसे शायद याद न रही होगी, उसके कंगन 600 के हैं, आप चाहे तो 800 का बनवा दूं। रतन, नहीं, मुझे तो वही पसंद है, आप 600 का ही बनवाइए। उसने मोटर पर से अपनी थैली उठाकर 100-100 रुपए के 6 नोट निकाले। रमा ने कहा, ऐसी जल्दी क्या थी, चीज तैयार हो जाती तब हिसाब हो जाता। रतन, मेरे पास रुपए खर्च हो जाते, इसलिए मैंने सोचा आपके सिर पर ला दाऊं। मेरी आदत है कि जो काम करती हूँ जल्द से जल्द कर डालती हूँ, विलंब से मुझे उलझन होती है। ये कहकर वो मोटर पर बैठ गई। मोटर हवा हो गई। रमा संदूक में रुपए रखने के लिए अंदर चला गया तो दोनों वृद्ध जनों में बातें होने लगी। रमेश, देखा? दयानाथ, जी हाँ, आंखें खुली हुई थी। अब मेरे घर में भी वही हवा आ रही है, ईश्वर ही बचावे। रमेश, बात तो ऐसी ही है, पर आजकल ऐसी ही औरतों का काम है, जरूरत पड़े तो कुछ मदद तो कर सकती हैं, बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर को तो बुला ला सकती हैं, यहाँ तो चाहे हम मर जाएं, तब भी क्या मजाल की स्त्री घर से बाहर पांव निकाले। दयानाथ, हमसे तो भाई यह अंग्रेजियत नहीं देखी जाती, क्या करें, संतान की ममता है, नहीं तो यही जी चाहता है कि रमा से साफ कह दूं, भैया अपना घर अलग लेकर रहो। आंख फटी, पीर गई। मुझे तो उन मर्दों पर क्रोध आता है जो स्त्रियों को यूं सिर चढ़ाते हैं। देख लेना, एक दिन यह औरत वकील साहब को दगा देगी। रमेश, महाशय, इस बात में मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। ये क्यों मान लेते हो कि जो औरत बाहर आती जाती है वह जरूर ही बिगड़ी हुई है, मगर रमा को मानती बहुत है। रुपए न जाने किस लिए दिए? दयानाथ, मुझे तो इसमें कुछ गोलमाल मालूम होता है। रमा कहीं उससे कोई चाल न चल रहा हो। इसी समय रमा भीतर से निकला आ रहा था। अंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गया। भौहें चढ़ाकर बोला, जी हाँ, जरूर चाल चल रहा हूँ, उसे धोखा देकर रुपए ऐंठ रहा हूँ, यही तो मेरा पेशा है। दयानाथ ने झेपते हुए कहा, तो इतना बिगड़ते क्यों हो? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। रमानाथ, पक्का जालिया बना दिया। और क्या कहते? आपके दिल में ऐसा शुबहा क्यों आया? आपने मुझ में ऐसी कौन सी बात देखी जिससे आपको ये ख्याल पैदा हुआ मैं जरा साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, जरा नई प्रथा के अनुसार चलता हूँ? इसके सिवा आपने मुझ में कौन सी बुराई देखी? मैं जो कुछ खर्च करता हूँ ईमान से कमाकर खर्च करता हूँ। जिस दिन धोखे और फरेब की नौबत आएगी, जहर खाकर प्राण दे दूंगा। हाँ, ये बात है कि किसी को खर्च करने की तमीज होती है, किसी को नहीं होती। वह अपनी सुबुद्धि है। अगर इसे आप धोखेबाजी समझें तो आपको अख्तियार है। जब आपकी तरफ से मेरे विषय में ऐसे संशय होने लगे तो मेरे लिए यही अच्छा है कि मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं। रमेश बाबू यहाँ मौजूद हैं, आप इनसे मेरे विषय में जो कुछ चाहें पूछ सकते हैं। यह मेरे खातिर झूठ न बोलेंगे। सत्य के रंग में रंगी हुई इन बातों ने दयानाथ को आश्वस्त कर दिया। बोले, जिस दिन मुझे मालूम हो जाएगा कि तुमने ये धन अख्तियार किया है, उसके पहले मैं मुंह में कालिक लगाकर निकल जाऊंगा। तुम्हारा बढ़ता हुआ खर्च देखकर मेरे मन में संदेह हुआ था। मैं इसे छिपाता नहीं हूँ, लेकिन जब तुम कह रहे हो तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं संतुष्ट हूँ। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि मेरा लड़का चाहे गरीब रहे पर नीयत न बिगाड़े। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह तुम्हें सत्य पथ पर रखे। रमेश ने मुस्कराकर कहा, अच्छा, ये किस्सा तो हो चुका, अब ये बताओ उसने तुम्हें रुपए किस लिए दिए? मैं गिन रहा था, 6 नोट थे, शायद 100-100 के थे।
रमानाथ, ठग लाया हूँ। रमेश, मुझसे शरारत करोगे तो मार बैठूंगा। अगर जट ही लाए हो तो भी मैं तुम्हारी पीठ ठोकूंगा। जीते रहो खूब जटो, लेकिन आबरू पर आंच ना आने पाए। किसी को कानो कान खबर न हो, ईश्वर से तो मैं डरता नहीं। वह जो कुछ पूछेगा उसका जवाब मैं दे लूंगा, मगर आदमी से डरता हूँ। सच बताओ, किस लिए रुपए दिए? कुछ दलाली मिलने वाली हो तो मुझे भी शरीक कर लेना। रमानाथ, जडाऊ कंगन बनवाने को कह गई है। रमेश, तो चलो, मैं एक अच्छे सर्राफ से बनवा दूं। ये झंझट तुमने बुरा मोल ले लिया। औरत का स्वभाव जानते नहीं, किसी पर विश्वास तो इन्हें आता ही नहीं। तुम चाहे 2-4 रुपए अपने पास ही से खर्च कर दो, पर वह यही समझेंगी कि मुझे लूट लिया। नेकनामी तो शायद ही मिले, हाँ, बदनामी तैयार खड़ी है। रमानाथ, आप मूर्ख स्त्रियों की बातें कर रहे हैं। शिक्षित स्त्रियां ऐसी नहीं होती। जरा देर बाद रमा अंदर जाकर जालपा से बोला, अभी तुम्हारी सहेली रतन आई थी। जालपा, सच? तब तो बड़ा गड़बड़ हुआ होगा। यहाँ कुछ तैयारी तो थी ही नहीं। रमानाथ, कुशल यही हुई कि कमरे में नहीं आई। कंगन के रुपए देने आई थी। तुमने उनसे शायद 800 रुपए बताए थे, मैंने 600 ले लिए। जालपा ने झेपते हुए कहा, मैंने तो दिल लगी की थी। जालपा ने इस तरह अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन बहुत देर तक उसके मन में उथल पुथल होती रही। रमा ने अगर 800 रुपए ले लिए होते तो शायद उथल पुथल न होती। वो अपनी सफलता पर खुश होती, पर रमा के विवेक ने उसकी धर्म बुद्धि को जगा दिया था। वह पछता रही थी कि मैं व्यर्थ झूठ बोली। यह मुझे अपने मन में कितनी नीच समझ रहे होंगे। रतन भी मुझे कितनी बेईमान समझ रही होगी। यदि आप वीडियो अभी भी देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। थैंक्स, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।